कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देख रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक चीज़ मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डबल सॉल्ट वर्सेस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो डबल सॉल्ट का कंप्लीट आयोनाइजेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सोल्यूशन। सॉल्ट अपना आइडेंटिटी लूज कर देता है एक्वा सोल्यूशन में, बट इंडिविजुअल आयन जो है उसका आइडेंटिटी रिटेन रहता है। सॉल्ट का आइडेंटिटी लूज हो जाएगा, बट इंडिविजुअल आयन जो है उसका आइडेंटिटी यहाँ पे रिटेन रहता है। एंड ईच आयन गिव पॉजिटिव टेस्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे कार्नालाइट, मोहर सॉल्ट एंड पोटास एलम हो जाएगा। ये सभी आपके डबल सॉल्ट के एग्जांपल है। आपको फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। कार्नालाइट, तो कार्नालाइट का याद रखना, इसमें क्लोरीन होता है। ठीक है, कार्नालाइट में क्या होगा, पोटाशियम होगा और क्लोरीन होगा। KCl, MgCl2, ठीक है, MgCl2 and 6H2 होगा। मोहर सॉल्ट में आयरन होता है, सो FeSO4, NH4 twice SO4 and 6H2O, दैट इज मोहर सॉल्ट। पोटास एलम नाम से समझ में आ रहा है, इसमें एल्यूमिनियम होगा। देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा K2SO4, Al2SO4 3 एंड 24H2O। ठीक है, इन सभी फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है। इनसे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वहीं पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात किया जाए तो डबल सॉल्ट कंप्लीटली आयोनाइजेबल था। जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये नॉट कंप्लीट आयोनाइजेबल है। इसमें सॉल्ट का आइडेंटिटी रिटेन रहता है। ठीक है, सॉल्ट रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, बट इसमें इंडिविजुअल आयन जो है उसका आइडेंटिटी लॉस हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। देयरफॉर ईच आयन डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट। समझ में, इसमें ईच आयन देता था पॉजिटिव टेस्ट, इसमें ईच आयन नहीं देगा पॉजिटिव टेस्ट। इसको याद रखना। इसमें जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल हो जाएगा K4, है ना। इस तरीके का ब्रैकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, FeCN6। इस तरीके का हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन का रिक्वायरमेंट होता है। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली डी ब्लॉक के मेटल्स देते हैं, है ना। और क्या कंडीशन होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। क्या चीज, स्मॉल साइज होना चाहिए। हाई फाई नेचर, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फाई को निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा, है ना। ये जो फाई है ये प्रोपोर्शनल होता है, Q प्लस प्रोपोर्शनल टू Q माइनस, प्रोपोर्शनल टू R माइनस एंड प्रोपोर्शनल टू R प्लस। ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कैटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंड रेडियस के एनायन के, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जो चार्जेस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो हाई फाई नेचर होना चाहिए, इस बात का रखना। एंड वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो स्मॉल साइज, हाई फाई नेचर एंड वेकेंट ऑर्बिटल आर द कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था इधर, है ना। तो K4 FeCN6, तो ये जो बाहर में रहता है इसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है, और ये अंदर वाला इसको बोल देते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये हटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से ये प्लस लेके हटेगा तो यहाँ पे -4 जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है ना। और अंदर वाला जो ये है इसको बोलते हैं लिगेंड। एंड यहाँ पे जो लिगेंड जिससे कनेक्टेड होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। इसको CMI करके भी बोल सकते हैं। याद रखना, सेंट्रल मेटल आयन जो है ये लुईस एसिड होता है, वहीं पे लिगेंड जो है ये लुईस बेस होता है ना। सेंट्रल मेटल आयन लुईस एसिड है, तो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एसिड जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। ठीक है, तो लिगेंड जो है ये लुईस बेस है, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा। अगर इस स्फीयर पे 0 हो तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं। इस स्फीयर पे माइनस हो, जैसे यहाँ पे ये हटेगा तो यहाँ पे -4 आएगा, तो यहाँ पे ये एनाइनिक हो जाएगा। ठीक है, इस पे माइनस हो तो एनाइनिक हो जाएगा, प्लस हो तो कैटाइनिक हो जाएगा। समझ में आ गया, न्यूट्रल, एनाइनिक और कैटाइनिक को। चलिए नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड है इनटू उसके डेंसिटी। जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर ऑफ लिगेंड है और CN का डेंसिटी 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा CN का, है ना। CN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, है ना। डेंसिटी कैसे पता चलेगा किसका 1 है किसका 2 है, वो भी हम लोग आगे देख रहे होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर का बात किया जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो, है ना, K4 FeCN6, यहाँ से K4 हटेगा तो यहाँ पे -4 जाएगा। ठीक है, -4 जाएगा, यानी कि इस पे भी यहाँ पे -4 आया पहली बार तो। और CN6 है तो CN पे क्या होता है, CN एक एनाइनिक लिगेंड है, तो इस पे -1 होता है ना। तो यहाँ से यहाँ हटेगा तो ये +6 पीछे छोड़ के जाएगा। सो +6 एंड -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +2। समझ में आ गया। ये क्या होता है CN6 लिगेंड वगैरह के बारे में यहाँ पे अभी हम लोग पूरा देखेंगे, उसके बारे में, चार्जेस ऑफ लिगेंड के बारे में। ठीक है, तो देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्वियसली टोटल 6 है, तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है और इसका डेंसिटी 1 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। समझ में आ गया। देखो होमोलेप्टिक लिगेंड एंड हेटेरोलेप्टिक लिगेंड, इसको याद रखना, इससे PYQ भी आया हुआ है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक लिगेंड। समझ में आ गया। होमोलेप्टिक लिगेंड में 1 काइंड ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही लिगेंड प्रेजेंट है और वही 3 है। ठीक है, इसको ऑक्सिलेट बोलते हैं। और यहाँ पे भी देखो एक ही लिगेंड है NH3 जो कि 6 है। ठीक है, एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है ना। अगर हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का बात किया जाए तो इसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट होता है।
एक से ज़्यादा लिगेंड होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो NH3Cl2 अलग अलग टाइप का है, NH3H2OCl तीन तीन है यहाँ पे, ठीक है। लिगेंड जो है वो हमेशा अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले ही होंगे, बाहर वाला लिगेंड नहीं होता, इस बात का याद रखना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक मतलब दो तरीके के लिगेंड है, यहाँ पे तीन तरीके के लिगेंड है, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना आप लोग। नाउ नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसमें अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड होता है अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर हम लोग ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही देखते हैं, ठीक है। और कैसे इनका क्या स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे। तो यहाँ पे देखो लिगेंड क्या होता है। अब लिगेंड लुईस बेस होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, मतलब मॉलिक्यूल और आयन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। वही कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन पेयर को सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है लिगेंड्स, ठीक है। देखो इसमें डेंसिटी आ जाता है, डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैन बी डोनेटेड बाय लिगेंड। डेंसिटी बताता है कि जो लिगेंड है वो कितना है ना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। यदि डेंसिटी 1 हुआ तो एक को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 हुआ तो 2, इस तरीके से, ठीक है। और मतलब 1 हुआ तो मोनोडेंटेट बोलते हैं, डेंसिटी अगर 1 हुआ तो, डेंसिटी 2 हुआ तो फिर बाइडेंटेट वगैरह बोलते हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका चार्जेस देख रहे हैं, ठीक है। चार्जेस ही देखेंगे, जैसे इसमें एनाइनिक, न्यूट्रल और कैटाइनिक देखेंगे। ज्यादातर यहाँ पे एनाइनिक और न्यूट्रल वाला ही काम आता है, समझ में आ गया। कैटाइनिक बहुत ही रेयरली होता है। तो देखो एनाइनिक में क्या है ना, इसका नाम अच्छे तरीके से आप लोग याद रखना। एनाइनिक में है ना, यहाँ पे हम लोग मोनोडेंटेट देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट देखेंगे, ठीक है। क्या चीज, मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट, दोनों का ही डेंसिटी यहाँ पे 1 होता है, इस बात को याद रखना, है ना। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इसके पास मोर देन 1 डोनर एटम होता है, मोर देन 1 डोनर एटम है, लेकिन एक टाइम पे ये एक ही एटम से डोनेट कर पाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही से डोनेट कर पाएगा, ठीक है। इस बात का याद रखना। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, एनाइनिक वाले को। तो ये सल्फेटो SO4 3 माइनस होता है, ठीक है। CO3 2 माइनस क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो, Cl माइनस क्लोरिडो, Br माइनस ब्रोमीडो, OH माइनस हाइड्रोक्सीडो, F माइनस फ्लोरिडो, NH2 माइनस अमीडो, ठीक है। NH2 माइनस -2 ये हो जाएगा अपने पास आइमीडो, ठीक है। NH-2 आइमीडो हो जाएगा। N3 माइनस क्या हो जाएगा, अजाइडो। N-3 क्या हो जाएगा, नाइट्रिडो, ठीक है। O2 माइनस क्या हो जाएगा, सुपर ऑक्साइडो। O-2 हो जाएगा ऑक्साइडो। O2-2 हो जाएगा परऑक्साइडो, ठीक है। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। इसका परऑक्साइडो में चार्ज कितना होता है, परऑक्साइडो में चार्ज होता है, अगर इसको यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा O-, ठीक है। एक चार्ज होता है यहाँ पे, है ना। और सुपर ऑक्साइडो में कितना चार्ज होता है, ये होता है -1/2, ठीक है। इस बात को याद रखना। और ऑक्साइड में तो -2 होता ही है, समझ में गया। वहीं पे अब एम्बीडेंटेट देखें तो इसका भी डेंसिटी 1 होता है, तो इसमें आ जाएगा जैसे Cn-, ठीक है। साइनाइडो, साइनाइडो है तो ये C जो है ना, ये यहाँ पे डोनर एटम का काम करेगा, ठीक है। Nc- में करेंगे तो ये जो N है ये यहाँ पे डोनर एटम का काम करेगा आइसोसाइनाइडो में, ठीक है। NO2- क्या हो जाएगा, NO2 नाइट्रो N, यानी कि N यहाँ पे डोनर एटम का काम कर रहा है, ठीक है। ONO इसी को यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ONO में यदि O यहाँ पे डोनर एटम का काम कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो O, ठीक है। N करेगा तो नाइट्रो N, O करेगा तो नाइट्रो, सिंपल है। वहीं पे अगर साइनाइटो N बोला जाए तो इस तरीके से होता है NCO, ठीक है। साइनाइटो NCO, तो यहाँ पे N डोनर एटम का काम करेगा। साइनाइटो O का बात किया जाए तो O फिर डोनर एटम का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। थायोसाइनाइटो का बात किया जाए तो थायोसाइनाइटो S, थायोसाइनाइटो S में SCN होता है, तो इसमें S यहाँ पे डोनर एटम का काम करेगा। वहीं पे थायोसाइनाइटो N तो फिर यहाँ पे N डोनर एटम का काम करेगा। इस बात को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जितने भी एम्बीडेंटेट लिगेंड है सबको आपको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है। चलो अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिगेंड देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सिलेटो, इन सभी को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा जो मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले है ऑक्सिलेटो, इसका फॉर्मूला होता है C2O4 2-, ठीक है। C2O4 2-, ये इसको ऑक्स करके भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको ऑक्स करके भी यहाँ पे डिनोट करते हैं, है ना। इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे C2 है तो 2 C लिख दो यहाँ पे, ठीक है। O4 है तो एक O- करो, फिर एक O- करो, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दो, तो 4 O हो गया। और फिर ये दोनों जो है ना, यही आपको जो है इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेंगे, ठीक है। सो मेटल जो है इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एक रिंग बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो जहां पे भी रिंग बनता हुआ दिखाई देता है हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको चिलेशन बोलते हैं, है ना। और उस लिगेंड को हम लोग चिलेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। और याद रखना है जो चिलेशन है वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने में चिलेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक ऑप्शन में चिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि एक ऑप्शन में आपका जो लिगेंड है उसमें ऑक्सिलेटो प्रेजेंट है, तो वो बोला ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। जो ऑक्सिलेटो है इसका डेंसिटी 2 होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और इसमें डोनर एटम जो है वो दो ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। 2 ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे, इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी भी 2 है, ठीक है। और ये सिमेट्रिक होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। नो नेक्स्ट है ग्लाइसिनेटो, ठीक है। ग्लाइसिनेटो इसको GLY- करके भी डिनोट करते हैं। इसका इस तरीके से फॉर्मूला होता है, ठीक है। CS2
C डबल बॉन्ड O माइनस N यहाँ से NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये N वाला इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और यहाँ से ये माइनस डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी डेंसिटी यहाँ पे 2 हो जाएगा, दो तरफ से डोनेशन हो रहा है। ये भी चिलेशन बना रहा है, यानी कि रिंग फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और इसमें डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, यानी कि अनसिमेट्रिकल होगा ये, इस बात का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट है EDTA, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से PYQ भी आया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट से EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। इसका फॉर्मूला कैसा होता है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, इथाइलिन है तो 2 यहाँ पे CH2 लिख दो, डायमीन है तो फिर यहाँ से 2 N कर दो। ठीक है, फिर टेट्रा एसीटेट है तो एसीटेट 4 एसीटेट बना दो, यानी कि CH3COO सॉरी CH2COO CH2COO CH2CO माइनस CH2CO माइनस, सब यहाँ पे ऑब्वियसली माइनस कर दो। एसिटिक एसिड का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, विच इज CH2COOH। ठीक है, तो यहाँ से एक H हटाओगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे 4 कर दो और फिर नाइट्रोजन से सबको कनेक्ट कर दो। इस तरीके से फॉर्मूला होता है आपके पास EDTA का। आपको हर एक चीज EDTA का अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए, छोटे से छोटा चीज, बड़े से बड़ा चीज। इनफैक्ट ये चार्ज भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। इसका जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। ठीक है, EDTA का, इसमें ऑब्वियसली चिलेशन प्रेजेंट होगा, है ना, चिलेशन प्रेजेंट होगा, है ना। और इसका डेंसिटी आप लोग बताना कितना होगा, तो देखो डेंसिटी यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 डेंसिटी होगा इसका। ठीक है, चिलेशन प्रेजेंट होगा, यानी कि रिंग फॉर्मेशन प्रेजेंट है। 5 मेंबर का रिंग होता है एंड 5 रिंग्स होते हैं, इस बात का याद रखना। ठीक है, रिंग प्रेजेंट है, 5 मेंबर होंगे एंड 5 रिंग भी प्रेजेंट होगा इसमें। और जो रिंग है वो नॉन कोप्लेनर होगा, प्लेन में नहीं होगा, इस बात को याद रखना। इसका जो डेंसिटी ऑब्वियसली 4 और 2 6, यानी कि हेक्साडेंटेट होगा, डेंसिटी 6 है इसका। डोनर एटम कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है और 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो डोनर एटम 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल, ये जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 हो जाएगा, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। हम देखते थे ना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता था, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑब्वियसली 6 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। चलो नेक्स्ट है DMG, इसको डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो बोलते हैं। ठीक है, इसको डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो बोलते हैं, है ना, DMG डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, ये सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कलर वगैरह। तो देखो निकल +2 आयन में, ठीक है, निकल +2 आयन में DMG एंड NH4OH डालेंगे तो यहाँ से NiDMG2 बन जाएगा। ठीक है, NiDMG2 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, विच इज Ni+2 एंड प्लस DMG-। ठीक है, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, तो वहीं से ये DMG- है ना, DMG- आ जाएगा, तो NiDMG2 ये हो जाएगा। और इसका कलर होता है क्या, कलर इसका अच्छे तरीके से याद रखना, इसका कलर होता है चेरी रेड PPT का। ठीक है, चेरी रेड PPT का कलर होता है आपका, सॉल्ट एनालिसिस करके यहाँ से पूछा जा सकता है। और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स कंप्लीट कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इसका जो आयन होगा वो यहाँ पे फिर वो एनाइनिक हो जाता है, इस बात का रखना, विच इज डाइमिथाइल ग्लाइक्सीमेटो। कलर क्या है, चेरी रेड PPT। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो देखो यहाँ पे 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, दोनों को आपस में कनेक्ट करो, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन करो, और इस कार्बन से CH3 और CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे डाइमिथाइल है ना, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ से अटैच कर दो। ठीक है, उसके बाद इससे फिर OH, इससे फिर O- करो। अब सेम जैसा यहाँ पे किए, इसका ही अपोजिट करके इधर बना दो। 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है, CH3 2 नाइट्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे में डाले थे, मतलब O- नीचे डाले थे, यहाँ पे O- ऊपर डालोगे एंड OH- यहाँ पे नीचे डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे बॉन्डिंग, और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा, समझ में आ गया। और यहाँ पे निकिल आयन है ना, निकिल आयन है +2 में है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इसको डोनेट कर रहा है, फिर यहाँ से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इधर से भी नाइट्रोजन, इधर से भी नाइट्रोजन। ठीक है, तो 4 तरफ से यहाँ पे आपका डोनेशन हो रहा है। लेकिन एक DMG की बात किया जाए, देखो 4 तरफ से डोनेशन तो 2 DMG कर रहे हैं ना, 2 DMG है यहाँ पे, ये इसका स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना मेरे भाई, ये इस वाले का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, NiDMG2, तो 2 DMG मिलते हैं यहाँ पे, 4 आया है इसका। एक कितना कर रहा होगा, एक तो यहाँ पे 2 ही कर रहा है ना, इसी वजह से यहाँ पे इसका डेंसिटी 2 होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली चिलेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, 4 रिंग यहाँ पे बन रहा होगा, डेंसिटी यहाँ पे इसका 2 है। डोनर एटम क्या, ऑब्वियसली डोनर एटम सारा का नाइट्रोजन ही है। इसमें डाइमराइजेशन होता है, ऑब्वियसली डाइमर बन रहा है, यहाँ पे देखो DM2 होता है, डाइमराइजेशन होता है, DMG2 है, समझ में आ गया। इसमें सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग है, यहाँ से जो ये बॉन्डिंग बना था ये ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसमें सिमेट्रिकल H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है 4। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अगर इस कंप्लीट की बात किया जाए, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में ही देखते हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कॉम्प्लेक्स का 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 है तो नंबर ऑफ लिगेंड 2 हो गया एंड डेंसिटी 2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इस पूरे का मतलब निकल पे 4 हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2। ठीक है, और इसका स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बट इसका याद रख लेना, याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 होता है एंड DsP2 है, सो देयरफॉर स्ट्रक्चर जो है वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा।
ठीक है। sp3 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, वहीं पे dsp2 का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गया? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि इसमें pos प्रेजेंट है, सिमेट्रिसिटी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो देयरफॉर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इन सारी चीजों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में से H2 हो जाएगा, एक्वा बोलते हैं इसको, NH3 अमीनो बोलते हैं। नाम आपको याद रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि IUPAC में नाम का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आपको कैटाइनिक, न्यूट्रल, इन सभी का नाम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। H2O को एक्वा बोलेंगे, NH3 को अमीनो बोलेंगे, CO को कार्बोनिल बोलेंगे, NO को नाइट्रोसिल बोलेंगे। ठीक है, PH3 को यहाँ पे हम लोग फॉस्फाइन बोलेंगे एंड PY को पायरिडीन बोलेंगे। ठीक है, पायरिडीन का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को याद रखना है। और इन सभी का यहाँ पे एक्वा, अमीनो, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल, फॉस्फीन, पायरिडीन डेंसिटी 1 होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है चिलेशन वाले। ठीक है, चिलेशन वाले न्यूट्रल लिगेंड है ना, जिसमें आपको रिंग प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहला यहाँ पे EN है ना, EN का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायअमीन। समझ में गया? इसका फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, 2 कार्बन है तो वही इथाइलिन हो गया, यहाँ पे डायअमीन हो गया। इसका डेंसिटी 2 होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनर होंगे। ठीक है, तो इसका डेंसिटी 2 होता है ना। डाइइन का बात किया जाए तो ये है डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, इस बात का याद रखना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है NH है ना, CH2 CH2 NH2 ट्वाइस। इसका डेंसिटी होता है 3। ठीक है, टर इन का बात किया जाए तो टियाइन, इसका फॉर्मूला होता है N के पास यहाँ पे CH2 CH2 NH2 थ्राइस कर देंगे यहाँ पे। समझ में? इसका डेंसिटी 4 होता है। ठीक है, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे 4 है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रिस। ठीक है, टर इन को बोल सकते हैं यहाँ पे ट्रिस 2 अमीनो इथाइल अमीन। ठीक है, ट्रिस 2 अमीनो इथाइल अमीन। ट्राइइन का बात किया जाए तो ट्राइइन का फॉर्मूला ये होता है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन आप लोग को यहाँ पे नहीं रखना है। ट्राइइन का फॉर्मूला तो यहाँ पे, ठीक है, जैसे 2 कार्बन है, फिर यहाँ पे NH कनेक्टेड है, फिर 2 कार्बन है, फिर यहाँ पे NH कनेक्टेड है, फिर 2 कार्बन है एंड 2 यहाँ पे टर्मिनल पे NH2 कनेक्टेड है। इसका डेंसिटी यहाँ पे 4 होता है, तो टरिन और ट्राइन का डेंसिटी दोनों का ही 4 होगा। ठीक है, और ट्राइन का फॉर्मूला होता है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। समझ में आ गया? ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है कैटाइनिक लिगेंड। कैटाइनिक लिगेंड में पहला है NO+, इसको नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोसोनियम। ये कब हम लोग यहाँ पे NO+ लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक जगह NO भी तो था, है ना। NO तो यहाँ पे न्यूट्रल होना चाहिए, तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NO दिया रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें उससे न्यूट्रल लेना है या फिर NO+ लेना है? तो यदि NO आयरन के साथ हो तब यहाँ पे NO+ लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो BRC यानी कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में का फॉर्मूला होता है FeH2O5 एंड NO। तो NO यहाँ पे Fe के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम लोग इस पे प्लस लेंगे। यहाँ पे ये न्यूट्रल वाला नहीं लेगा, नहीं होगा। Fe के अलावा जो भी हो तब वहाँ पे ये NO न्यूट्रल आता है, Fe के साथ यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SO4 हटेगा, 2 माइनस हटता है तो यहाँ पे +2 आएगा, तो इस पे +2 आना चाहिए था, लेकिन ये तो न्यूट्रल है तो ये तो कोई चार्ज पीछे नहीं छोड़ेगा। तो ये है, ये आयरन के साथ कनेक्टेड है तो ये प्लस लेके भागेगा, तो यहाँ पे पीछे -1 छोड़ेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे +1 हो जाएगा नेट Fe पे। ठीक है ना। तो कई लोग यहाँ पे इस पे +2 बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, यहाँ पे Fe पे +1 होगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। इस बात को याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो NO है यहाँ पे इस पे +1 ये चार्ज कैरी करता है। समझ में आ गया? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, मतलब फॉर्मूला तो है ही, नेम होता है IUPAC नेम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, पेंटा एक्वा। 5 यहाँ पे है ना, H2O है तो पेंटा एक्वा। नाइट्रोसोनियम, ये यहाँ पे नाइट्रोसोनियम जैसा एक्ट करेगा, नाइट्रोसोनियम। आयरन, आयरन पे चार्ज 1 है तो 1 ये लिखते हैं, फिर यहाँ पे सल्फेट है। इस तरीके से यहाँ पे इसका नाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या था कैटाइनिक लिगेंड? NH3+, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राजीनियम। समझ में आ गया? इसको याद रखना। नाउ नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग का सबसे पहले रूल देख लो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ कैटाइन लिखेंगे पहले। यदि कैटाइन दिया हुआ है तब हम लोग यहाँ पे कैटाइन का नाम लिखेंगे। इसमें क्या कोई कैटाइन है? कोई कैटाइन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पे एनाइन ही एनाइन है। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे एनाइन ही हो जाएगा। ठीक है ना, SO2 -2 लेके भागेगा तो ये तो एनाइन ही है ना। कैटाइन किस में था? कैटाइन यहाँ पे इस वाले में था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ना, ये वाला। इसमें कैटाइन यहाँ पे K+ यहाँ पे है ना, तो ये कैटाइन है इसमें। तो अगर कैटाइन है, आगे वाला है, तो फिर वहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं। उसके बाद क्या है? फॉर डब्बा पे प्लस या डब्बा पे 0, उसके लिए क्या करना है? डब्बा पे माइनस वाले के लिए अलग चीज है, उसमें हम लोग फिर 8 लिखते हैं। लेकिन डब्बा पे प्लस और डब्बा पे 0 वाले पे क्या करना है? यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड, जैसे 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई। उसके बाद नाम लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम चलता है, जैसे कि IUPAC में हम लोग देखते थे ABCDEFGH, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसका नेम चलेगा। ठीक है, नेम ऑफ लिगेंड में। फिर नेम ऑफ मेटल लिखेंगे, है ना। 8 इन सफिक्स इफ डब्बा पे माइनस, वही चीज है। यदि डब्बा पे माइनस है, जैसे इसमें यहाँ पे SO4 है, इसमें तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यदि यहाँ पे इसी में, ठीक है, ये K वाले में K इधर भागेगा तो यहाँ पे माइनस छोड़ के भागेगा -4, तब उस केस में वहाँ पे फिर लिगेंड जो है उसमें फिर 8 लगाना पड़ता है। ठीक है, नेम ऑफ मेटल, सॉरी लिगेंड नहीं, मेटल के नेम में हमें यहाँ पे 8 लगाना पड़ता है लास्ट में। ठीक है, तो उसमें सफिक्स में हम लोग यहाँ पे 8 लिखेंगे अगर डब्बा पे माइनस हुआ तो, अदरवाइज नॉर्मली राइट करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पे डब्बा पे प्लस है तो इसमें सिंपल सा हमने यहाँ पे आयरन लिखा, लेकिन यदि यहाँ पे माइनस रहता तो फिर यहाँ पे हम लोग फेरेट लिखते हैं उसको। समझ में आ गया? और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, जो यहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पे रोमन नंबर में लिखेंगे।
समझ में आ गया। और वही डब्बा का माइनस है तो 8 लगाना है। चलो कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे है क्रोमियम, है ना, क्रोमियम है, NH3 ट्राइस है, मतलब 3 NH3 है और 3 H2 है, और यहाँ पे Cl3 है। तो Cl3 3 भागेगा, यहाँ पे -3 लेके भागेगा तो पीछे +3 फेंकेगा, तो यहाँ पे +3 आ गया। और ये दोनों दोनों क्या है, दोनों दोनों यहाँ पे न्यूट्रल है, तो इसकी वजह से इस पर कोई चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो अल्फाबेटिकली हमें चलना है, तो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा। ठीक है, ए तो सेम है लेकिन M पहले आता है तो इसलिए अमीन को पहले लिखेंगे। सो ट्राई अमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम लिखा हमने, क्रोमियम, और 3 है तो यहाँ पे ऑब्वियसली रोमन नंबर में 3 एंड देन क्लोराइड। लास्ट में जो भी है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्लोराइड। चलो इसका अगर देखा जाए तो इसमें ये क्या है, ये EN का फॉर्मूला दिया हुआ है, इस बात का रखना। सो यहाँ पे 3 EN है। सो ट्रिस, देखो एस हम लोग यहाँ पे कैसे लिखें, अगर देखो डाई टाई टेट्रा ऑलरेडी नेम ऑफ लिगैंड में प्रेजेंट है। अब देखो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन। सो नेम ऑफ लिगैंड में ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ट्राई अलग से नहीं लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं लेकिन उसके लिए कंडीशन है, अगर अंदर में भी डाई वगैरह दिया हुआ है और बाहर में भी हमें डाई ट्राई लगाना पड़ रहा है, तो फिर हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक एस लगाते हैं। यानी कि जैसे अगर ये 2 रहता, ठीक है, ये अगर 2 रहता तो फिर यहाँ पे हम लोग बिस लिखते हैं। यहाँ पे अगर ये 3 है जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इसने ट्रिस लिखा है। अगर ये 4 रहता तो फिर यहाँ पे टेट्राकिस लिखते हैं। ठीक है, तो बिस ट्रिस एंड टेट्राकिस करके चलता है नंबर के बारे में, समझ में गया। तो यहाँ पे EN यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ट्रिस इथाइलिन डायमीन लिखेंगे। देन उसके बाद कोबाल्ट, ठीक है, ऑब्वियसली ये तो न्यूट्रल ही रहेगा, तो इसी की वजह से जो चार्ज आना हुआ आएगा, है ना। यहाँ पे SO43 है, SO43 है तो एक तो 2 लेके भागेगा -2, तो 3 तो है, ये -6 लेके भागेगा तो पीछे +6 फेंकेगा। ठीक है, तो +6 है और यहाँ पे 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो +3 इस पे आ जाएगा कोबाल्ट पे। ठीक है, तो कोबाल्ट 3 एंड सल्फेट हो जाएगा, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है K3Al C2O43। ठीक है, अब देखो यहाँ पे K3 निकलेगा तो +3 लेके निकलेगा, पीछे -3 छोड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक एनायनिक आ गया। ठीक है, तो एल्यूमिनियम में फिर हमें 8 लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ऑक्स है, इस पे इसका डेंसिटी क्या होता था 2। ठीक है, तो 2 था इसका डेंसिटी, एंड इस पे चार्ज क्या था, चार्ज था इस पे -2 चार्ज था इस पे। ठीक है, सो -2 चार्ज था और 3 है, तो देयरफॉर यहाँ पे पीछे +6 छोड़ के जाएगा और इधर -3, तो इक्वल्स हो गया +3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम पे +3 नेट चार्ज है, तो इसका हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, यदि आगे है तो, जैसा कि हमने बताया था यहाँ पे, है ना। ये क्या होगा, नेम ऑफ कैटायन फर्स्ट पहले हम लोग लिखते हैं, तो ये बात है। सो कैटायन का नाम लिखेंगे विच इज पोटाशियम, है ना। उसके बाद हम फिर लिखेंगे इसका लिगेंड का नाम, यानी कि ट्राई ऑक्सीलेटो। फिर उसके बाद आ गया एल्यूमिनेट, क्योंकि यहाँ पे इस पे माइनस है, एल्यूमिनेट, और 3 क्यों, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है, समझ में आ गया। अच्छा देखो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये NCERT में दिया हुआ है और बस इसी को याद कर लो। ठीक है, इसको याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है मतलब डबल डबल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे दिया हुआ है। तो दिस इज AgN32 एंड AgCN2। ठीक है, AgN32 AgCN2। ठीक है, तो इसका नेम होता है डाई अमीन सिल्वर 1, है ना। यहाँ पे दोनों पे इसमें +1 कर देना, और पहले वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1 चार्ज है और दूसरे वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -1 चार्ज है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है और दूसरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे डाई अमीन। ठीक है, डाई अमीन सिल्वर 1। ठीक है, क्योंकि इस पे प्लस था तो देयरफॉर यहाँ पे हमने सिल्वर लिखा, है ना। इस पे माइनस है तो फिर यहाँ पे हम लोग इसका 8 लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे वाले का हो जाएगा डाई साइनाइडो, फिर यहाँ पे हो जाएगा इसका आर्जेंटेट। ठीक है, इसका हो जाएगा आर्जेंटेट, है ना, इसका सिल्वर का, एंड फिर यहाँ पे ऑब्वियसली इसमें भी 1 हो जाएगा। तो इस नेम को आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, एंड इनफैक्ट ये PYQ भी आया हुआ है ना। आई थिंक नीट के 2022 PYQ में आया हुआ था। नेक्स्ट है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। अब हम लोग बॉन्डिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहला हमारे पास थ्योरी है, वो है वर्नर्स थ्योरी। इसमें सेंट्रल मेटल पे 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज हो सकता है, एक प्राइमरी वैलेंसी एंड एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के इक्वल होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसा कि हमने देखा, एंड सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के इक्वल होता है। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है दिस इज सेटिस्फाइड बाय एनायन एंड सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल, है ना, एंड एनायन। ठीक है, न्यूट्रल एनायन दोनों से। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी जो है ये आयनाइजेबल होता है ना, मे बी आयनाइजेबल, और सेकेंडरी वैलेंसी जो है ये नॉन आयनाइजेबल होता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि अंदर वाला, है ना, अंदर में जितना है, और प्राइमरी वैलेंसी बाहर वाला। ठीक है, बाहर वाला और अंदर वाला दोनों को मिला के, और बाहर वाला जो है वो आयनाइजेबल होगा और अंदर वाला फिर नॉन आयनाइजेबल होगा। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो, है ना, देखो प्राइमरी वैलेंसी के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है और ये भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये भी यहाँ पे +2 चार्ज छोड़ेगा पीछे, तो इस पे +2 आएगा, और ये भी +2 छोड़ेगा तो और +2 आएगा, यानी कि +4 हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी की यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है ना। और आयनाइजेबल क्या होगा, आयनाइजेबल सिर्फ ये वाला होगा, बाहर वाला आयनाइजेबल होगा, है ना। और सेकेंडरी वैलेंसी विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों। ठीक है, अंदर ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड एनायन, न्यूट्रल से भी हो रहा है और एनायन से भी हो रहा है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ एनायन से ही हो रहा है, ये दोनों एनायन से ही हो रहा है, समझ में आ गया। सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल और एनायन से होगा अंदर वाले से, और ये नॉन आयनाइजेबल होगा, दोनों वाले अंदर वाले नॉन आयनाइजेबल होते हैं, बाहर वाला ही सिर्फ आयनाइजेबल होता है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी को नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को डायरेक्शनल बोलते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट होता है।
प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी का ज्योमेट्री नहीं लिया जाता, वहीं पे सेकेंडरी वैलेंसी का हम लोग ज्योमेट्री देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, प्लेटिनम NH3 4 NCl2, अंदर में Cl2 है, बाहर भी Cl2 है। ठीक है, ऑब्वियसली जो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ये +4 आ जाएगा। अंदर वाला जो Cl2 है ये नॉन आयोनाइजेबल है, वहीं पे बाहर वाला जो Cl2 है ये आयोनाइजेबल है। ठीक है, बाहर वाला आयोनाइजेबल होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है ना। पीटी है, पीटी के आसपास देखो 4 NH3 है, 4 NH3 है और 2 2 4, यानी कि 4 यहाँ पे Cl भी प्रेजेंट होगा, क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ से चारों तरफ से इसको मिल रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है। अब देखो क्या है, लिगेंड यही होंगे अंदर वाले, ये लिगेंड नहीं है बाहर वाला, अंदर वाला ही लिगेंड होगा, यानी कि अंदर वाला ही इसको डोनेट करेंगे। सो 2 क्लोरीन डोनेट करेगा, 2 डोनेट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि चारों के चारों क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पॉन्सिबल है, तो चारों को यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन से पहली बात तो डिनोट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देगा कौन, मतलब कि इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देगा कौन, ये NH3 4 NCl2। ठीक है, तो सब में यहाँ पे इस तरीके से NH3 4 NH3 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 4 NH3 को हमने कर दिया और 2 क्लोरीन से भी यहाँ पे हमने इस तरीके से डोनेशन दिखा दिया। और बाहर वाला जो 2 क्लोरीन है ये फिर कोऑर्डिनेशन नंबर में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर सकते हैं या एरो से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको स्ट्रेट लाइन से भी यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गया, तो 6 यहाँ पे इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। समझ में आ गया, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना, ऑक्सीडेशन नंबर इसका है +4। ठीक है, देखो 1 डिग्री वैलेंसी कितना, यानी कि वही प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा, विच इज 4। ठीक है, 4 होगा और इसमें 2 आयोनाइजेबल है और 2 नॉन आयोनाइजेबल है, वही लिखा है मैंने, 2 आयोनाइजेबल 2 नॉन आयोनाइजेबल है। सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी ऑब्वियसली 4 2 6 है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इसका। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगा। रिएक्शन विद AgNO3 करके क्या मिलेगा, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखो रिएक्शन विद AgNO3 यानी कि इससे क्या होगा कि AgCl का PPT बनता है। ठीक है, सो रिएक्शन विद AgNO3 से नंबर ऑफ AgCl प्रोड्यूस होता है। ठीक है, AgCl ऑब्वियसली PPT होता है ना, तो नंबर ऑफ AgCl कितना प्रोड्यूस होगा, जितना इसमें आयोनाइजेबल आयन प्रेजेंट होगा उतना ही AgCl प्रोड्यूस होगा। सो 2 यहाँ पे क्लोरीन था यहाँ पे आयोनाइजेबल, तो 2 ही यहाँ पे AgCl भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आयनाइजेबल वाले क्लोरीन से यहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, समझ में आ गया। एंड जितना यहाँ पे देखो नंबर ऑफ आयन होगा उतना ही इसका मोलर कंडक्टिविटी भी होगा, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड इन एक्वस सॉल्यूशन असाइनिंग सेकेंडरी वैलेंसी यानी ये कोऑर्डिनेशन नंबर टू मेटल्स द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये फॉर्मूलाज दिया हुआ है इसका। एंड देखो मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सिस AgNO3 हमारे पास एक्सिस में, तो बताना है कितना मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले देखो इस तरीके से अपने पास दिया हुआ हो तो फिर हम लोग को उसको इस तरीके से इसमें कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 4 NH3 है एंड 2 यहाँ पे Cl2 है। ठीक है, तो 4 NH3 है तो इसको सबसे पहले हमने 4 अंदर ही कर लिया और 2 Cl हमने बाहर कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इसमें 6H2 है तो 6H2 अंदर कर लिया, 2 Cl2 हमने बाहर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे फिर 2 ही HCl है तो 2 HCl और 4 Cl हमने यहाँ पे इसको अंदर कर दिया। यहाँ पे देखो CO के पास 4 NH3 है, 4 NH3 दिया हमने यहाँ पे और 2 Cl अंदर देके 1 Cl बाहर कर दिया, तो 6 अंदर हो गया 1 बाहर हो गया। ठीक है, इसमें भी अंदर PT पे यहाँ पे 6 था। अब देखो इस प्लेटिनम पे भी 2 NH3 है और 2 Cl2 अंदर ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, आयोनाइजेबल आयंस कितने होंगे ये बताना है। तो इसमें आयोनाइजेबल कितने होंगे, यहाँ लिख देता हूँ, आयोनाइजेबल आयंस, आई से समझ लेना। आयोनाइजेबल आयन इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 भी नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 भी नहीं है। समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, ठीक है, टोटल आयंस कितने होंगे, तो 2 और ये 1 3 आयंस, इसमें भी 2 और ये 3 आयंस, इसमें ये 1 आयन है, इसमें 1 और ये 2 आयन है और इसमें 1 आयन है, तो टोटल आयन भी समझ में आ गया ना। देखो अब सेकेंडरी वैलेंसी की बात की जाए, एक्चुअली क्या था हमारे पास, ये तो मैंने आपको इस तरीके से बताया था, हमारे पास ये पूरा है क्वेश्चन और यहाँ पे है ये आंसर। तो ये जो चीज है ना ये सभी अपने पास गिवन था। ठीक है, ये जो चीज अपने पास गिवन है कि कितना आयोनाइजेबल इसमें आयंस प्रेजेंट है। तो इसमें देखो 2 आयोनाइजेबल आयन मतलब 2 AgCl प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 क्लोरीन का आयन जो है वो यहाँ पे बाहर में होगा। ठीक है, तो इसी वजह से हमने 2 क्लोरीन आयन बाहर लिखा था। ये सभी अपने पास पहले से गिवन है, ये तो मैंने आपको अभी बताया ताकि यदि डायरेक्ट आपके पास ये चीज दिया हुआ हो तो आप उससे कैसे पता लगाओगे। ठीक है, तो आप उससे आयोनाइजेबल आयन एंड टोटल आयंस कैसे पता लगाओगे। बाकी क्वेश्चन में क्या था, ये अपने पास पूरा गिवन दिया हुआ है और उससे अपने पास फिर सेकंड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, वही सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो इसमें जैसे 2 यहाँ पे आयोनाइजेबल थे, मतलब 2 AgCl प्रोड्यूस हो रहे थे तो 2 क्लोरीन बाहर में होगा। इसमें भी 2 प्रोड्यूस हो रहा था AgCl तो 2 क्लोरीन बाहर होगा। इसमें 0 था तो कोई क्लोरीन बाहर नहीं होगा, सब कुछ अंदर में ही होगा। सिमिलरली इसमें भी है। समझ में आ गया। अब देखो ये अपने पास यदि हम लोग निकाल लिए हैं, कैसे निकालें, इसके और इसके हेल्प से, दोनों चीज अपने पास गिवन था। तो अब क्या सेकेंडरी वैलेंसी निकालना कोई बड़ा बात है, बिल्कुल बड़ा बात नहीं। देखो इसमें 4 है तो 4 हो जाएगा, इसमें कितना, इसमें 6 है तो इसमें देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसमें भी 4 और 2 6 तो 4 और 2 6 हो जाएगा, इसमें भी 4 और 2 6 4 और 2 6 हो जाएगा, इसमें 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 है। ठीक है, सिंपल है भाई। एंड जितने नंबर ऑफ आयन है, नंबर ऑफ टोटल आयन, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल आयन के प्रोपोर्शनली होता है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इसका सेम होगा, फिर उसके बाद इसका हो जाएगा, देन फिर इसका। ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ आयन उतना ही ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी भी होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रख लेना।
नाउ नेक्स्ट है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब यहाँ से आप लोग देखोगे कि स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखते हैं, इनर ऑर्बिटल लोअर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, चलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग वीबीटी करके भी जानते हैं। देखो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर से निकलता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 2 है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिख सकते हैं एसपी, तो इसका ज्योमेट्री होता है लीनियर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं वहां पे sp2। ठीक है, 1 और 2 यानी कि 3 हो गया, तो sp2, तो इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। 4 है तो फिर हम लोग यहाँ पे देखो dsp2 भी लिख सकते हैं और sp3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, वो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो यदि dsp2 आ रहा है तो स्क्वायर प्लेनर लिखेंगे, एंड अगर sp3 आ रहा है तो फिर टेट्राहेड्रल लिखेंगे। समझ में आ गया। यदि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो फिर वहां पे देखो sp3d एंड dsp3 भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ट्राई बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं sp3d2 या d2sp3। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल, या इसको हम लोग स्क्वायर बाय पिरामिडल लिख सकते हैं। समझ में आ गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल इस तरीके से होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल समझ में आ गया, ऐसा होता है। और ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इस तरीके से होता है। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल समझ में आ गया। नाउ डोनर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो वही है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो ये दोनों जो है कार्बन और नाइट्रोजन ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है ना, और ऑक्सीजन और हेलोजेंस यहाँ पे ये जो है ये वीक लिगेंड्स है। ठीक है, और हेलोजेंस में भी फ्लोरीन का ज्यादा होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। हेलोजेंस का ये अपने आप में ऑर्डर है। हेलोजन का सबसे कम यहाँ पे होता है डोनर स्ट्रेंथ, एंड उसमें भी सबसे हेलोजन में भी सबसे कम होता है यहाँ पे आयोडीन का। ठीक है, तो कार्बन नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ऑक्सीजन और हेलोजेंस वीक लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग है वो डी इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है डी में तो उसका फिर हम लोग यहाँ पे पेयरिंग करा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना। ये जनरली बात कराया जा रहा है, ये सब चीज जो है यहाँ पे ये इन जनरल बात किया जा रहा है। हो सकता है इसका कोई एक्सेप्शन आ जाए, ऑब्वियसली आता भी है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे जब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जनरली डायमैग्नेटिक होता है ना, कार्बन नाइट्रोजन मतलब इसके कारण से डायमैग्नेटिक बन जाता है, क्योंकि जो पेयरिंग है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया, तो अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि जीरो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि जीरो है तो फिर वहां पे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आ गया। और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है जनरली, वहीं पे वीक वाले में कोई पेयरिंग नहीं होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से कुछ होगा, एंड ये जनरली आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। समझ में आ गया, इस बात का रखना। अब देखो बात ऐसा है ना कि स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग तो करवाया जा सकता है, लेकिन पेयरिंग हम लोग तभी करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगा। जरूरी नहीं है कि मतलब अपने पास स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग कुछ भी अपने मन से ही करे जा रहे हैं। जब रिक्वायरमेंट होगा तभी हम लोग पेयरिंग करेंगे, एंड जितना जरूरत होगा उतना ही पेयरिंग करेंगे। अंधाधुंध कोई काम नहीं करना है। ठीक है, सेंसिबल होकर काम करना है। पेयरिंग तभी करो जब रिक्वायरमेंट हो, एंड उतना ही करो जितना जरूरत हो। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन। तो अब हमें इसका सब कुछ बताना है, इसका स्ट्रक्चर से लेके क्या कॉम्प्लेक्सेस है, क्या स्पिन है, सब बताना है हमें यहाँ पे। तो देखो ये यहाँ पे CO कोबाल्ट NH3 6, तो ये तो न्यूट्रल है और इस पे +3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। तो CO+3 का अब हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। सो अब देखो कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का तो पहली बात तो एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, 27 में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d7, 7 है तो 3d7 एंड 4s2। अब यहाँ पे +3 है, +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, सो ये हो जाएगा 3d6। ठीक है, तो 3d6 और S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। नंबरिंग वगैरह नहीं लिखेंगे तो वो काम है नहीं इसका, है ना, इसमें बाकी आप लोग लिख भी सकते हो। तो 3d6 एंड S पे 0 हो जाएगा। तो अब देखो हमें क्या करना है, कुछ भी जैसे यहाँ पे हमारा आया उसके बाद इस तरीके से बना दो, 3 चीज बना देना है अपने को यहाँ पे, एक D वाला, एक S वाला और एक P वाला। P में 3 ऑर्बिटल होता है और D में यहाँ पे 4 ऑर्बिटल होता है, सॉरी 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिलिंग हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही फिलिंग नहीं होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास है तो डायरेक्ट हम 1 2 3 4 ऐसे करके मत कर देना। ठीक है ना, जैसे 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग कभी नहीं करते। ठीक है, तो अगर 5 है तो सबसे पहले हम लोग 1 2 3 4 5 इस तरीके से फिलिंग होता है। ठीक है, फिर 7 है तो फिर यहाँ से अगेन 6 7 ऐसे हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे D6 है तो इसको कैसे फिलिंग करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो ये हमने बना लिया, ये 3 चीज बनाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे D में 6 है तो ये D वाला है। ठीक है, सो D में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये D वाला है तो D में हम लोग यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब देखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। नाइट्रोजन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सिंस NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड देयरफॉर पेयरिंग हो जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबका पेयरिंग हो जाएगा, है ना। सो ये इसके साथ जाके यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा और ये इसके साथ जाके यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया है, दोनों का यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, अब यहाँ पे 6 लिगेंड है,
तो 6 लिगेंड लिख दिया। 6 लिगेंड को जाने के लिए हमें 6 घर की जरूरत है, तो इसको 6 घर में भेजना है। 6 बच्चे हैं, 6 घर में भेजना है। तो यहाँ पे जैसे 2 खाली है, यहाँ पे 1 खाली है और यहाँ पे 3 खाली है, तो 3 और 3 6 हो गया यहाँ पे, तो 6 का यहाँ पे जगह मिल गया। सो 2 इसमें चला जाएगा, 1 इसमें चला जाएगा, ठीक है। ये डी वाला है, ये एस वाला है और ये पी वाला है। सो डी में 2 गया है और एस में यहाँ पे 1 गया है, 1 को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं नंबर से। और यहाँ पे पी में क्या है, ये पी है, पी में है 3 गया है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे D2sp3, ठीक है। सो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पे D2sp3, ठीक है। इसमें 2 NH3 गया है, इसमें 1 और इसमें 3। इस तरीके से इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वही D2sp3 हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। कॉम्प्लेक्स क्या होगा, अब देखो इसमें इनर डी ऑर्बिटल का हम लोग इस्तेमाल कर लिए हैं। अगर इस वाले डी ऑर्बिटल में देखो बाहर में अगर हम लोग एक और डी लेते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे अगर ये कंप्लीट फिल हो गया रहता तो फिर ये अपने पास जगह नहीं बचता, तो 4 तो हम लोग इसमें डाल देते हैं, फिर भी 2 बचता तो फिर हम लोग 2 इसमें डाल देते हैं, यानी कि बाहर वाले फिर डी का हम लोग को रिक्वायरमेंट लेना पड़ता, ठीक है। जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसका हम लोग का ये 2 वाले का रिक्वायरमेंट लेना पड़ता। फिर उसके इसमें आउटर होता, आउटर ऑर्बिटल। इसमें क्या है, इसमें अंदर वाला लिए हैं, तो इस वजह से इसमें इनर ऑर्बिटल होगा, और इनर ऑर्बिटल को ही हम लोग यहाँ पे लो स्पिन भी बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को क्या होगा, ये इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, इस बात को याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड ही है। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होगा, देयरफॉर ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो देयरफॉर डायमैग्नेटिक हो गया। तो ये सभी चीज था, और आपसे इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, सिर्फ ये चीज देखे। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होगे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे NiCl2-। अब देखो क्या है, अब 2- दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले से -2 आएगा, एंड क्लोरीन -4 लेकर भागेगा तो पीछे +4 छोड़ेगा, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे Na+2 आया। निकिल का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, निकिल का हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे 3D, क्या इसका एटॉमिक नंबर कितना है, निकिल का एटॉमिक नंबर है 28, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 तो इसका हो जाएगा 3D8 4s2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो यहाँ पे इस 2 को खत्म हो जाएगा, यानी कि S पे 0 आ जाएगा और D पे 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो फिर इसी तरीके से हमें बना देना है D वाला, S वाला और P वाला, ठीक है। D वाला, S वाला, P वाला बना लेना है। अब 8 इलेक्ट्रॉन में फिल करना है, तो यहाँ पे वही देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमें फिल कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो हेलोजन होता है, यानी कि पेयरिंग नहीं हो पाएगा, वीक लिगेंड है, सो पेयरिंग नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे 4 क्लोरीन को हमें फिल करना है, तो 1 क्लोरीन इसमें जाएगा और 3 क्लोरीन इसमें जाएगा, यानी कि S और P3 ऑक्यूपाइड हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, जिसको हम लोग टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, sp3 वाले को टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। यदि यहाँ पे पेयरिंग हो जाता तो यहाँ पे हमें एक जगह मिल जाता, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे DS और P2 लिख सकते थे, ठीक है, DsP2 लिख सकते हैं। DsP2 होता तो फिर हम लोग वहाँ पे इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये वाला पेयरिंग हो जाता तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता, तो क्या होता, ये वाला यहाँ से पेयरिंग होकर यहाँ पे आ जाता, तो फिर हम यहाँ पे अंदर में एक जगह मिल जाता, लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3 एंड ये टेट्राहाइड्रल है। और कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ऑब्वियसली आउटर कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाला अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो समझ जाना कि वो आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ये पैरामैग्नेटिक होगा, और मैग्नेटिक मूवमेंट भी 2 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट वही जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतना ही, जैसे मान लो n अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा n पॉइंट समथिंग। सो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका 2 पॉइंट समथिंग मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे NiNH3 6, इस पे +2 दिया हुआ है, ये तो न्यूट्रल है तो देयरफॉर इस पे भी +2 आ जाएगा, यानी कि अगेन से वही निकल पे +2 है, सो D8 एंड S0। तो यहाँ पे हमने फिर से DS और P बना लिया, ठीक है, DsP बना लिया। एक और हम यहाँ पे D ले लिया, इनिशियली इसको मत लेना, बाद में हम लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। सो 8 इलेक्ट्रॉन में फिल करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया। अब देखो यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका पेयरिंग हो सकता है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे पेयरिंग करने से कुछ बेनिफिट मिलेगा भी। लेट्स से हमने यहाँ पे इसको पेयरिंग कर दिया, यहाँ पे हमें 1 डब्बा मिला है, लेकिन यहाँ पे टोटल 6 है, ठीक है, टोटल 6 है, तो 6 था तो हमने यहाँ पे 2 का रिक्वायरमेंट होता, तब तो यहाँ पे D2sp3 बनता ना, D2sp3 बनता। ऐसे क्या बनेगा, ऐसे अगर 6 है तो यहाँ पे DsP3 और D, ये कुछ होता है क्या, DsP3D, ये कुछ नहीं होता है। तो इसी वजह से इसको पेयरिंग करके कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप 1 डब्बा लेके 1 डी लेके कुछ मिलने वाला है नहीं। तो क्या काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा पेयरिंग नहीं करेंगे। तो पेयरिंग पॉसिबल है बट होगा नहीं, क्योंकि आफ्टर पेयरिंग हमें ओनली 1 वेकेंट मिलेगा, लेकिन हमें 2 का रिक्वायरमेंट था, इसलिए पेयरिंग हम लोग नहीं करते। तो सिंपल सा 6 है तो यहाँ पे 1 भेज देंगे, फिर यहाँ पे 3 भेज देंगे, फिर यहाँ पे 2 भेज देंगे, तो sp3 और D2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 6 जो है वो ऑक्यूपाइड हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 D2, यानी कि वही ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स क्या, आउटर कॉम्प्लेक्स है, बाहर वाला लिए हम लोग, अंदर वाले का कोई काम नहीं हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स आउटर एंड हाई स्पिन हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा।
ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है NiCO4। ठीक है, NiCO4, तो यहाँ पे निकल पे जीरो ही है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन D8S2 हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली 3D8 4S2 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे डी, एस और पी लिख दिया हमने, तो 8 डी में इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 एस में इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसका पेयरिंग कुछ अलग तरीके से होगा, यानी कि एस का जो इलेक्ट्रॉन है इसको भी यहाँ पे खींच के लेके आ जाएगा पेयरिंग करवाने के लिए, यानी कि एस को पूरा पूरा ये खाली कर देगा। इसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें लेके आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेके आ गया, तो ये पूरा पूरा पेयरिंग कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें पेयरिंग अंदर वाले से नहीं बल्कि बाहर वाले से, एस वाले का इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयरिंग कर दिया गया है। तो यहाँ पे फिर ऑब्वियसली 4 है, तो एक इसमें जाएगा और 3 इसमें चले जाएगा, यानी कि sp3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3 हो गया। टेट्राहेड्रल है, इसमें पेयरिंग होने के बावजूद देखो आउटर एंड हाई स्पिन है, क्योंकि यहाँ पे अंदर वाले इनर डी ऑर्बिटल का हमने यहाँ पे ऑर्बिटल इस्तेमाल नहीं किया है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो आउटर एंड हाई स्पिन होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, कॉम्प्लेक्स आउटर एंड हाई स्पिन, एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, वो 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो देयरफॉर यहाँ पे डायमैग्नेटिक होगा। तो समझ में आ गया, इसलिए मैंने ये सब जो लिखा था ये इन जनरल केस के लिए लिखा था, क्योंकि यहाँ पे कई कई जगह पे अलग भी हो सकता है, तो इस वजह से आपको हर एक चीज को करके देखना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया। चलो अब देखो आता है एक ट्रांसफर रूल। एनसीईआरटी में जितने आपके इस तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपका होमवर्क रहेगा आप सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ट्रांसफर रूल क्या है। ट्रांसफर रूल भी व्हेन रिक्वायर्ड है, जब रिक्वायर्ड होता है तब करते हैं हम लोग, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से इनर डी ऑर्बिटल का ट्रांसफर कर देते हैं हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, व्हेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट तब, जैसे कि यहाँ पे देखो CO CN6 4- है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस पे +2 है। ठीक है, ऑब्वियसली +2 है इस पे, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन D7S0। D7S0 कॉन्फ़िगरेशन है, सो D7 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है। अब क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग है तो इसका पेयरिंग हो जाएगा, एक पेयरिंग कर भी देते हैं तो एक बच जाता है, इसकी वजह से अपने पास काम खराब हो जाएगा इसका। ठीक है, एक बच जाएगा मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये इसके साथ आ जाएगा लेकिन एक बच जाएगा फिर भी। ठीक है, तो कंप्लीट D2 हमें यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ये जो बचा हुआ था ना इसको बाहर फेंक देते हैं कि भाई तू निकल यहाँ से। तो यहाँ पे ये हो गया, लेकिन कब, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तब। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो कमजोर को यहाँ पे उठा के फटक देंगे। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट पेयरिंग हो गया, D2 हो गया, यहाँ पे D2 आ गया, 6 है, तो 2 यहाँ पे CN चला जाएगा, एक इसमें और 3 इसमें, तो D2sp3 यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो गया। ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे इसको ऑब्वियसली, कॉम्प्लेक्स क्या ऑब्वियसली इनर का इस्तेमाल करें तो इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक अभी भी है, इसको भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में काउंट करना है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो देयरफॉर ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नाउ स्ट्रेंथ रूल, स्ट्रेंथ रूल वैसे ज्यादा तो काम आता नहीं है आपका, पर फिर भी एक बार पढ़ लो तो कोई ऐसा दिक्कत होगा नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखो अगर CO+3 है, CO+3 के साथ यदि ऑक्सीजन डोनर है ना, बाकी क्या होता है कि ऑक्सीजन डोनर जो है वो वीक लिगेंड है, ऑक्सीजन वीक लिगेंड है। अरे भाई देखो CNOX ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड था और ये वीक लिगेंड था, तो ऑक्सीजन यहाँ पे वीक लिगेंड है, लेकिन CO+3 के साथ ये वीक नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो CO और H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये क्या है, ये वीक लिगेंड था, लेकिन CO के साथ ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे यहाँ पे मतलब CO के साथ OX है, OX क्या था, C2O4 2-। ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है डोनर, तो ये भी क्या था, ये वीक लिगेंड था ऑक्सीजन, लेकिन CO के साथ आने से फिर ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो इसमें ये H2 और OX जो है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा, यानी कि पेयरिंग करवा सकता है। ठीक है, अगर CO के साथ हुआ तो मेक श्योर आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद रखना। देखो निकेल के साथ यदि फ्लोरीन है तो वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा एक्ट करता है, इस बात को याद रखना। क्या चीज, फ्लोरीन, हमने यहाँ पे एक जगह लिया था ना निकेल के साथ क्लोरीन, तो यहाँ पे हमने वीक लिगेंड इसको लिया था क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, लेकिन यदि वहीं पे फ्लोरीन हो जाए तो फिर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा एक्ट करेगा जब निकेल के साथ हो। ठीक है, निकेल या किसी मेटल +4 के साथ हो, याद रखना, +4 +6 नहीं +4। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि NiF6 में जो F है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा एक्ट करता है। 4D और 5D सीरीज के मेटल, 3D सीरीज के मेटल तो वही है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेकिन यदि 4D सीरीज और 5D सीरीज, 4D सीरीज वही ये ट्रियम, जिरकोनियम, निहोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम ये वाले, एंड 5D सीरीज में वही हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन वगैरह, वही प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी जो आ जाता है, यही 5D सीरीज है। 4D सीरीज और 5D सीरीज के मेटल जो है ज्यादातर क्या आता है यहाँ पे, ज्यादातर यहाँ पे प्लेटिनम और प्लेडियम आता है। ठीक है, प्लेटिनम 5D सीरीज का है, प्लेडियम 4D सीरीज का है। ये दोनों जब आ जाए, इसके साथ ये जो है ये कमजोर वाले, ये कुछ भी हो, इसके साथ कुछ भी आ जाए वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही है ना। 4D सीरीज और 5D सीरीज मेटल के साथ कुछ भी आ जाए वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा ही एक्ट करता है। जैसे प्लेटिनम Cl4 स्ट्रॉन्ग है भाई, पेयरिंग करवाना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैंगनीज +2, आयरन +2, क्रोमियम +2 एंड कोबाल्ट +2, इसके साथ यदि NH3 आए तो NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड था ना, ये यहाँ पे वीक बन जाएगा अगर इनके साथ NH3 आया तो ये कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी बोल सकते हो या एक रूल बोल सकते हो, इसको आप लोग याद रखना।
चलो नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसका लिमिटेशन क्या है? तो देखो वाइल वीबीटी टू अ लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन है ना, फॉर्मेशंस, स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स यानी कि लिमिटेशंस। इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ एजम्पशन, इसमें काफी सारा एजम्पशन इस्तेमाल किया गया है। इट डू नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, इसने क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा को नहीं मतलब दिया था। नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिबिट बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर के बारे में भी इसने नहीं बताया। नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, ठीक है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी, है ना, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी को भी इसने नहीं बताया था। इट डू नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर हम लोग दिखते थे ना, इसका sp3 और इसका dsp2, इसके बारे में इसने एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं किया था। ठीक है, दोनों का ही ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इस डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, इसने वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड को डिस्टिंग्विश नहीं किया था। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लिमिटेशन है, अच्छे तरीके से इसको याद रखना। यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले, ठीक है, स्टेटमेंट वाले यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये बेस्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे। ठीक है, इसमें मेटल लिगेंड का बॉन्ड जो बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, और देखो उसमें मेटल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और लिगेंड जो है एनायनिक और न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, एनायनिक को हम लोग एज अ पॉइंट चार्ज डिनोट करते हैं, है ना, पॉइंट चार्ज नेगेटिव, ऑब्वियसली एनायन है तो नेगेटिव ही होगा। एंड न्यूट्रल को हम लोग यहाँ पे एज अ पॉइंट डाइपोल ट्रीट करते हैं, समझ में आ गया। और मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज जैसा ट्रीट होगा और लिगेंड एनायनिक हो सकता है जिसको पॉइंट चार्ज जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं, और न्यूट्रल को हम लोग पॉइंट डाइपोल जैसा ट्रीट करते हैं। डाइपोल मतलब जानते हो ना, माइनस और प्लस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, समझ में आ गया। इस तरीके से होता है और इसकी से मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है जो कि आयोनिक होगा। देखो अब हम लोग यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ऑब्वियसली ओ से हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें है क्या, इसमें इस तरीके से एनर्जी और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन मेटल एंड लिगेंड का हम लोग यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे फ्री डी ऑर्बिटल मेटल आयन है, फ्री डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में इस तरीके से 5 होगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो देख रहे हो ये है एवरेज एनर्जी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अब क्या होगा, अब उसके बाद ये दोनों स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर जो जाएगा वो होगा आपके पास, देखो डी ऑर्बिटल में क्या होता है, डी ऑर्बिटल में होता है डी एक्स वाई, है ना, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, सो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऊपर चले जाएगा एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये बीच वाला एक लाइन यहाँ से हम लोग बना लेते हैं जिसको हम लोग बेरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, बेरी सेंटर बोलते हैं। एंड इसके ऊपर होता है इसके 0.6 ऊपर होगा यहाँ पे अपने पास ईजी। ठीक है, ईजी जिसमें 2 ऑर्बिटल होंगे एंड 0.4 नीचे होगा अपने पास यहाँ पे T2G जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, इस बात को याद रखना। एंड 0.6 0.4 क्या, 0.6 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ये वाला है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 0.6 क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऊपर होगा अपने पास Eg एंड 0.4 वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, 0.4 नीचे होगा ये T2G जिसमें इस तरीके से 3 ऑर्बिटल होंगे। कौन कौन से, DXY DYZ एंड DXZ, और Eg में हो जाएगा DZ स्क्वायर एंड DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे यहाँ पे देखो DZ स्क्वायर DX स्क्वायर वाई स्क्वायर को Eg बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस होता है ना, Eg जो है ये डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस होगा। इन चीजों को अच्छे से याद रखना, यहाँ से स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। Eg डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस होगा, एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन। ठीक है, Eg जो है ये मोर रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, देयरफॉर ये अपना एनर्जी को रेज कर लेगा, ऊपर चले जाएगा ये। ठीक है, एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन देयरफॉर रेज एनर्जी, है ना, अपना एनर्जी को ऊपर करके रेज करके ऊपर चला जाएगा, है ना। एंड Eg का जो एनर्जी है ना, Eg इंक्रीज इट्स एनर्जी बाय 3/5 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, यदि 0.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, तो ये 3/5 हो जाएगा। सो 3/5 ऑफ डेल्टा O अपना ये एनर्जी को इंक्रीज कर लेगा। वहीं पे T2G का बात किया जाए जिसमें DXY DXYZ एंड DXZ आ जाता है, ये डायरेक्टेड बिटवीन एक्सिस। ठीक है, ये बिटवीन एक्सिस होता है और EZ जो है ये टुवर्ड द एक्सिस होता है, इस बात को याद रखना। एंड T2G ऑब्वियसली अपना एनर्जी को लोअर कर लेता है एंड T2G डिक्रीज इट्स एनर्जी बाय 2/5 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, 2/5, यदि 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 ऑफ डेल्टा O अपना एनर्जी को वो डिक्रीज कर लेगा। तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और देखो ये जो डिस्टेंस हम लोग देखना नहीं होता, इसमें मेटल और लिगेंड का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा होता है, यानी कि मेटल है और लिगेंड है दोनों आपस में पास आ रहा होगा। ठीक है, इधर से इधर जाएंगे तो ये कहानी है। ठीक है, 5 ऐसे से आएगा, ये जो स्प्लिटिंग है वो हो जाएगा। समझ आ गया। अब देखो एक और चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको से समझना। देखो P होता है अपने पास पेयरिंग एनर्जी, इसको बिल्कुल थ्रेशोल्ड एनर्जी करके समझना। ठीक है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखते थे ना कि यदि अपने पास यदि गिवन एनर्जी है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी से यदि ज़्यादा होता
तो वो जो है फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकता था। यदि लेकिन कम होता तो फिर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करा पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे रिलेट करना, यदि अपने पास जो एनर्जी है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, यहाँ पे देखो पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। और वीक फील्ड लिगेंड जो है ये पेयरिंग नहीं करा पाता है। ठीक है, याद रखना, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाया क्योंकि पेयरिंग एनर्जी से इसका एनर्जी कम है। ठीक है, और पेयरिंग जिसमें नहीं हो पाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते थे। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फीलिंग है वो पेयरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को D6 मान लो फिल करना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमको फिल करना है, और ये वीक लिगेंड है, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो किस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, मतलब पेयरिंग नहीं करना है हमको, है ना, पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग होना रहता तो फिर कैसे करते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम लोग को यदि मान लो 6 फील्ड करना है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होगा, जैसे अपने पास ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होगा पेयरिंग एनर्जी से, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल देंगे। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसमें पेयरिंग हो जाएगा, इसमें जैसे 6 हम लोग को यहाँ पे फिल करना है, सो 1 2 3, फिर यहीं से करना है 4 5 6, इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब पेयरिंग करते करते चलना है, मतलब इसमें पहले हम लोग ने कर दिया, उसके बाद फिर इसका पेयरिंग कर देंगे, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे। यानी कि पहले T2G में पूरा भरेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन है पूरा पूरा पहले T2G में भरना है पेयरिंग करते करते, देन उसके बाद फिर EG में जाना, उसके बाद यहाँ पे EG में जाएंगे हम लोग। समझ में आ गया। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में क्या करना है, सब में एक एक करते चलो, मतलब वही करना काम करना है, सब में एक 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 करते चलो जितना हो सकता है। फिर उसके बाद यदि और एक्स्ट्रा बच रहा है तो फिर उसके बाद फिर पेयरिंग करना चालू कर दो। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। यानी कि इसमें सबसे पहले T2G एक बार भर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन करके, फिर EG में जाओ, फिर उसके बाद T2 में आओ, T2G में आओ, यदि इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो फिर EG में जाओ, इस तरीके से करना है। लेकिन इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4 इस तरीके से करना होता है। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को कैसे इलेक्ट्रॉन फील करना है वीक फील्ड लिगेंड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। और इसको जैसा कि मैंने यहाँ पे ये भी बताया था ना, ये वाला है ना, ये वाला, इससे भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड में यदि मान लो आपके पास लिगेंड दिया हुआ है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड में यदि आपको ये C और N वाले दिए हुए हैं तो उसको भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंसीडर करना, और O और हेलोजन वाले दिए हुए तो उसको वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर करना। ठीक है, इसमें भी आप लोग उस तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक का यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसमें यहाँ पे ऐसे T से डिनोट करते हैं, इसमें भी बिल्कुल सेम बनता है, एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे फ्री D ऑर्बिटल मेटल आयन है, उसके बाद फिर ये ऊपर चले जाएगा, एवरेज एनर्जी ऑफ D ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, उसके फिर ये बेरी सेंटर है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें T2 होता है और E होता है। इसमें G सब्सक्रिप्ट यहाँ पे हम लोग नहीं लेते हैं, टेट्राहेड्रल में जो G सब्सक्रिप्ट है वो यहाँ पे नहीं आता है, इस बात को याद रखना, वो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में आता है। ठीक है, इसमें जो G वाला था वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बेरी सेंटर है, इसके 0.4 ऑफ यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको T कर लो। ठीक है, तो इसके 0.4 ऑफ डेल्टा T ऊपर हो जाएगा T2 एंड 0.6 ऑफ डेल्टा T नीचे हो जाएगा E। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसमें जैसा था ना इसका बस ऐसा रिवर्स कर दो। ठीक है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। ठीक है, और वहाँ पे जो G था उसको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, तो T2 ऊपर चले जाएगा और E नीचे आ जाएगा। और E में क्या है, E में है dz² एंड dx² y² एंड T2 में क्या हो जाएगा dxy dyz एंड dxz। ठीक है, और T2 जो है ये 0.4 ऊपर है एंड E जो है ये 0.6 नीचे है। ठीक है, तो वही कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया था, 0.4 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 को 2/5 लिख सकते हैं और 0.6 को 3/5 लिख सकते हैं। समझ में आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग इसको कर लेना। देखो याद रखना एक बात, तो ये जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये ऑलवेज वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड का कोई गेम नहीं है। इसमें हमेशा जो ये टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग एनर्जी है ये स्मॉलर ही होगा पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, इसलिए इसको वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं ऑलवेज। दैट मीन्स ये हाई स्पिन होगा। यानी कि इसमें सबसे पहले ऑब्वियसली सबसे पहले हम लोग नीचे वाले को भरते हैं, उसके बाद ऊपर वाले को भरते हैं। तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहाँ से 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे E में डालेंगे, उसके बाद फिर T2 में डालेंगे, फिर यदि बच रहा है तो फिर E में डालेंगे, देन T2 में डालेंगे। इस तरीके से करना है यहाँ पे। ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं होता है, इस बात का याद रखना, है ना। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिर एक बच रहा है, तब उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग होगा। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग में हम लोग पेयरिंग नहीं कर सकते, इस बात का याद रखना। और ऑब्वियसली जो डेल्टा T है वो स्मॉलर होगा डेल्टा O से, इस बात का याद रखना। और कितना स्मॉलर होता है ना, डेल्टा T 4/9 ऑफ डेल्टा O हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 डेल्टा T इक्वल्स 4 डेल्टा O। इस वाले यूनिट को अच्छे तरीके से याद रखना, इस वाले कन्वर्जन को, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डेल्टा T इक्वल्स 4/9 डेल्टा O, ये डेल्टा O इक्वल्स 9/4 डेल्टा T। ठीक है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग। ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी था, है ना, ये सब जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है। तो देखो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। जो फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस स्प्लिटिंग एनर्जी के। ठीक है, और ये फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जो है ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये बेस्ड होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का।
ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे ये बेस्ड होता है। और क्या ऑर्डर है इसका, ये वाला ऑर्डर है इसका, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है जिससे आप लोग इसको याद कर सकते हो। क्या ट्रिक है वो, देखो इस निमोनिक को अच्छे तरीके से याद रख लेना। निमोनिक है, एक बार सचिन क्लास से फरार, ठीक है, एक बार सचिन क्लास से फरार, उठकर पानी निकाला और नहाया इस शाम को। समझ में आ गया, एक बार सचिन क्लास से फरार, उठकर पानी निकाला और नहाया इस शाम को। ऐसे करके याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक से हो जाएगा आयोडीन, ठीक है, बार से हो जाएगा ब्रोमीन, सचिन से एससीएन, क्लास से क्लोरीन, ठीक है, से फिर H2 माइनस, फरार से F माइनस, ठीक है। देखो ये वाले को, ठीक है, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट, तो आप लोग 4 ग्रुप बना सकते हो। 4 ग्रुप, पहला ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये, है ना, ये कंप्लीट तीसरा ग्रुप बनेगा, और ये चौथा ग्रुप ये। कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे देखो ये एक्स वाला बना लो, यानी कि हेलोजन वाला, ठीक है। हेलोजन वाले से ज्यादा किसका होगा, ऑक्सीजन वाले का, ठीक है। ऑक्सीजन वाले से ज्यादा किसका होगा, ये नाइट्रोजन वाले का, ये भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाले से कार्बन वाले का। हम लोग देखा था ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे ज्यादा कार्बन का होता है, उसके बाद नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन वही हेलोजन। सिमिलरली यहाँ पे भैया देखो, जिसमें कार्बन कार्बन आ रहा है उसका सबसे ज्यादा है, फिर जिसमें देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन आएगा, फिर नाइट्रोजन आ रहा है, जिसमें नाइट्रोजन आ रहा है वो कार्बन से कम होगा, फिर जिसमें ऑक्सीजन आ रहा है वो उससे भी कम होगा। एंड जो यहाँ पे हेलोजेंस वाले हैं, और हेलोजेंस वाले में जैसा कि सबसे ज्यादा फ्लोरीन का है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, और बीच में यहाँ पे सल्फर और एससीएन आ जाता है, ठीक है। इनको आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये बेसिक चीज था, कार्बन का सबसे ज्यादा लिख भी देता हूँ यहाँ पे, है ना, कार्बन का सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, देन नहीं ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन, देन उसके बाद ऑक्सीजन, देन उसके बाद हेलोजेंस, ठीक है। यही ऑर्डर आप लोग को यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है किसका, है ना, इसी सीओ का। तो वापस से मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर को। तो एक बार सचिन क्लास से फरार, तो आयोडीन, देन उसके बाद ब्रोमीन, देन फिर एससीएन, देन क्लोरीन, देन H2 माइनस, देन फ्लोरीन, ठीक है। एक बार सचिन क्लास से फरार, देन उठकर पानी यानी कि OH माइनस, देन उससे ज्यादा फिर वही OX हो जाएगा, ऑक्सलेट, देन फिर पानी का H2O, फिर निकाला और नहाया इस यानी कि NCS माइनस, देन EDTA, देन उसके बाद NH3 अमोनिया, देन EN, ठीक है, इथाइलिन डायमीन। उसके बाद फिर शाम को यानी कि CN माइनस NCO। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। मैंने आपको बेसिक चीज बता दिया है, ठीक है। यदि मान लो कभी भूल भी गए तो इस बेसिक चीज से आप लोग उसको याद कर सकते हो। समझ में आ गया, चलो। और क्या दूसरा फैक्टर है, और फैक्टर है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन पे जितना चार्ज होगा वो उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी के। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, जैसे K3 है, ये तो ये -3 छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे -3 आएगा, और ये इस पे एक माइनस होता है तो यहाँ पे +6 आ जाएगा, तो ये +3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे Fe पे +3 है और यहाँ पे Fe पे +2 है, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली ज्यादा होगा यहाँ पे डेल्टा, ठीक है, यानी कि वही स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी को ही मैं यहाँ पे डेल्टा बोल रहा हूँ। तो इसका ज्यादा होगा पहले वाले का। अब देखो सेंट्रल मेटल आयन का जो हम लोग चार्ज लेते हैं वो कब लेते हैं, इसका कंडीशन है व्हेन सेंट्रल मेटल लिगेंड एंड CN सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, ठीक है, सेंट्रल मेटल सेम है, लिगेंड सेम है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए। देखो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। जब सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर तीनों चीज सेम हो तभी यहाँ पे हम लोग इसका सेंट्रल मेटल पे चार्ज लेते हैं, ठीक है। यदि अलग अलग हुआ तो डायरेक्ट हम लोग इससे निकाल लेंगे, ठीक है, अलग अलग हुआ तो। लेकिन सेम हुआ तब क्या करेंगे, तब यहाँ पे फिर हम लोग को चार्ज का देखना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल पे किस पे ज्यादा चार्ज है। तो इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना। नेक्स्ट है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है दिस इज एक्सप्लेन बाय CFT एंड कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन। क्या चीज, DD ट्रांजिशन से यहाँ पे कलर आता है। देखो D0 और D10 तो कलरलेस होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को निकालने आता होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जिसका D0 आ जाए एंड D10 आ जाए उसको आंख बंद करके कलरलेस लगा देना, एंड जिसका D1 से D9 तक है वो कलर्ड होता है, ठीक है। ये बात तो बेसिक है, ये बात आप लोग को पता होगा, ये चीज आप लोग कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो। और देखो क्या है, जो डेल्टा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेवलेंथ के, ठीक है। देखो डेल्टा निकालने का तरीका मैंने आपको बहुत बता दिया है, एक ये तरीका है कि ये तरीका है, इस तरीके से आप लोग डेल्टा निकाल सकते हो, यानी कि वही स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब जितना ये आ गया पहले डेल्टा का ऑर्डर निकाल लो, बस ऑर्डर पलट दो, आपको वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2O है, H2O क्या है, O वाला है, यहाँ पे CN है, ये क्या है, ये कार्बन वाला है, और यहाँ पे EN है, ये है नाइट्रोजन वाला, ठीक है। तो अब देखो यदि आपको डायरेक्ट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है तो उससे भी कर लो, और जैसे नहीं पता तो यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन लिख दो, इससे भी आप लोग कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, वैसे कार्बन का, यानी कि B का सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी का अगर बात किया जाए तो, ठीक है, एनर्जी का बात किया जाए तो वही क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का, तो B का ज्यादा होगा, देन C का ज्यादा होगा, देन A का ज्यादा होगा, ठीक है। तो लैम्डा किसका ज्यादा होगा, लैम्डा फिर यहाँ पे A का ज्यादा हो जाएगा, देन C देन B। सिंपल है, बस इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, आसानी से आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। वो चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, एनर्जी देखो B का ज्यादा, देन C देन A, एंड लैम्डा उसको बस पलट देना है, ठीक है। इस तरीके से करके आप लोग निकाल सकते हो। अब देखो कुछ एनसीईआरटी में आपके एग्जांपल दिए हुए हैं जिसको आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी हो सकता है आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो TiS2O6 NCl3 है, ये वायलेट कलर का होता है, इसको हीट करेंगे तो ये TiCl3 बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखो कोई लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, TiCl3 बन गया जिसमें लिगेंड प्रेजेंट नहीं है, तो ये कलरलेस हो जाएगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। ये वायलेट था, ये कलरलेस हो जाएगा। और वो CuSO4 5H2O,
ठीक है, ये एक्वस वाला है 5H2 है, एक्वस CuSO4, इसका कलर ब्लू होता है। इसको हीट करेंगे तो ये 5H2 हट जाएगा, तो ये CuSO4 बन जाएगा, यानी कि एनहाइड्रस, इसका पानी उड़ गया है, तो ये व्हाइट कलर का होता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे देखो NiCl2, इसमें यदि वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये NiH2O6 N2+ बन जाएगा, और ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और उसमें फिर वही EN डाल देंगे, इथाइलिन डायमीन, तो फिर यहाँ पे देखो ये NiH2O4 और EN आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि इसका डेंसिटी 2 होता है। ठीक है, सो ये NiH2O4 और EN आ जाएगा, N+2 हो जाएगा, तो ये पेल येलो कलर, पेल ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और EN डालेंगे, एक EN डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक EN आया, पेल येलो कलर, पेल ब्लू कलर का हो गया। उसके बाद एक और यहाँ पे EN डालेंगे, तो यहाँ पे ये H2O और EN2 हो जाएगा। ठीक है, H2O और EN2 हो जाएगा, ये ब्लू और पर्पल के बीच में आएगा। ठीक है, ब्लूइश पर्पल टाइप का इस तरीके का कलर बन जाएगा। फिर एक और EN डालेंगे तो ये पूरा पानी खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे Ni और EN3 हो जाएगा। NiEN3 जो है ये वॉयलेट कलर का होता है। समझ में आ गया? सो पहले ग्रीन कलर का था, H2O डालेंगे तो, ठीक है, उसके बाद एक EN डालेंगे तो फिर यहाँ पे पेल ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर एक और EN डालेंगे, 2 EN आ जाएगा, तो ये ब्लू से पर्पल के बीच में आ जाएगा। फिर 3 EN डाल देंगे, 3 EN आ गया तो फिर ये वॉयलेट कलर का हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ भी है, तो यहाँ पे देखो 6H2O, 6H2O वाला कौन सा है? ग्रीन कलर का है। ठीक है, ग्रीन कलर का है। उसके बाद फिर एक EN वाला, ठीक है, एक EN वाला कौन सा कलर का है? ये पेल ब्लू कलर का है। ठीक है, उसके बाद 2 EN वाला कौन सा कलर का है? ये ब्लू से पर्पल के बीच में है। ठीक है, ब्लूइश पर्पल बोल सकते हैं, है ना। और ये 3 EN वाला कौन सा कलर का है? 3 EN वाला वॉयलेट कलर का है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी आपका डायग्राम है, डायग्राम बेस्ड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, देखो एक और चीज था वही इसके बारे में, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग नॉट अकर देयरफॉर नो कलर प्रोड्यूस। यहाँ पे इसका कलरलेस क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे कोई लिगेंड ही नहीं है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड स्प्लिटिंग नहीं हुआ, तो देयरफॉर कलर ही यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, देखो कुछ जेम स्टोन के भी कलर आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। देखो रूबी का जो है, रूबी में यहाँ पे क्या होता है, इसमें Cr+3, ठीक है, क्रोमियम+3 होता है इन Al2O3, जिसके कारण से इसका कलर रेड हो जाता है। एंड एमराल्ड में क्या होता है, इसमें क्रोमियम+3, ठीक है, क्रोमियम+3 होता है यहाँ पे इन बेरिल में। ठीक है, बेरिल क्या होता है, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है B3Al2Si6O2। ठीक है, और इसका जो कलर हो जाता है ये ग्रीन कलर का होता है। तो इन जेम स्टोन के कलर को भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लोगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज था आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल्स। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पे रिसेंट ईयर में आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन के चार्ज पे डिपेंड करेगा। फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड यानी कि वही स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग इग्नोर करते हो, वो है चिलेशन। ठीक है, चिलेशन पे भी ये डिपेंड करता है, यानी कि जिसमें रिंग फॉर्मेशन हो रहा हो। जैसा कि यहाँ पे देखो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो देखो ये वाला जो है ये OX है। ठीक है, और OX में हम लोग जानते हैं इसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, चिलेशन, और बाकी सब किसी में भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे चिलेशन देखने को मिलता है। और चिलेशन को सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी देना। ठीक है, सबसे पहले यदि आप लोग को स्टेबिलिटी देखना है तो सबसे पहले आप लोग वहाँ पे चिलेशन देखोगे। ठीक है, इसको प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखना। समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पे देखो ये 2023 में आया हुआ है नीट का क्वेश्चन, और इसमें भी देखो इस वाले में EN दिया हुआ है, EN में यहाँ पे हमें चिलेशन देखने को मिलता है, और किसी में यहाँ पे देखो चिलेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, देखो लिमिटेशन ऑफ CFT की अगर बात किया जाए तो देखो इसका लिमिटेशन क्या है। द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन लार्ज एक्सटेंट। However, from the assumption that the ligand are point charges, it follow that anionic ligand should be exert the greatest splitting effect. ठीक है, वही assumption भी लिया गया था कि जो ligands है वो point charges वगैरह, ठीक है ना, और anionic ligand exert करेगा greatest splitting effect. The anionic ligand actually are found at the low end of spectrochemical series, but anionic ligand जो है वो फाउंड हुआ low end of spectrochemical series पे। मतलब सोचा ये गया था कि ये CFT के अकॉर्डिंग ये एग्जर्ट करेगा ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट, बट ये जो एनायनिक लिगेंड है ये एक्चुअली फाउंड हुआ लो एंड ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। ठीक है, फर्दर इट डज नॉट टेक अकाउंट इनटू कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम, ठीक है, इसने कोई अकाउंट नहीं किया था कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर को इसने अकाउंट नहीं किया था। ठीक है, दीज आर सम ऑफ वीकनेसेस ऑफ CFT। ये जो चीज था वही यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ले लिया गया था एनायनिक लिगेंड का, और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर को अकाउंट नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये एनायनिक लिगेंड वाला और कोवेलेंट कैरेक्टर वाला, ठीक है, ये दो कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीकनेसेस है CFT का, एंड जिसको एक्सप्लेन किया गया था बाय LFT एंड MOT। ठीक है, यानी कि लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, इसको यहाँ पे MOT लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीज से यहाँ पे LFT लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इन चीजों को फिर एक्सप्लेन किया गया था। इन चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कब बनता है? जब कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाता है मेटल से। ठीक है, जब मेटल से कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा तब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। समझ में आ गया?
देखो ये सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड हो सकता है। अभी हम लोग यही सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड के बारे में अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। इसमें मेटल कार्बोनिल बनता है। तो देखो सबसे पहले यदि सिग्मा बॉन्डेड की बात किया जाए तो इसमें ऑब्वियसली मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसका एग्जांपल से ग्रिग्नार्ड RMGX, ठीक है, फ्रैंकलिन R2ZN, गिलमन R2CuLi एंड जिगलर्स नाटा, ठीक है, TiCl4 प्लस R3Al, ठीक है। इसको याद रखना अच्छे तरीके से, जिगलर नाटा कैटलिस्ट को, ठीक है, TiCl4 प्लस R3Al। समझ में आ गया? चलो पाई बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें मेटल और कार्बन का बॉन्ड बनता है, वो पाई बॉन्ड बनेगा। इसका एग्जांपल है जीर सॉल्ट और फेरोसिन, है ना, कोबाल्टोसिन एंड रुथेनोसिन, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा है, इसमें आयरन होगा फेरोसिन में, कोबाल्टोसिन में कोबाल्ट होगा एंड रुथेनोसिन में यहाँ पे ये हो जाएगा आरयू को क्या बोलते हैं? रुथेनियम। समझ में गया? तो आयरन, कोबाल्ट एंड रुथेनियम। अब और क्या, अब सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड, जिसको हम लोग मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों ही बनेगा, जिसको मेटल कार्बोनिल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NiCO4 कैसे क्या है अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट है मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, जिसको हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग में बोलते हैं, ठीक है। इसमें नॉन क्लासिकल लिगैंड होता है, जैसे कि यहाँ पे CO, ठीक है। नॉन क्लासिकल लिगैंड लेते हैं, एक ही आपको पढ़ना है CO के बारे में, ठीक है। बस इसी के बारे में आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, CO के बारे में एक ही लिगैंड है यहाँ पे, याद रखना ये नॉन क्लासिकल लिगैंड है यहाँ पे, इस बात को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। और CO का हम लोग चार्ज जानते हैं, वो न्यूट्रल चार्ज होता है। देखो इसका बेसिक मैं आपको पहले बता देता हूँ। सो मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे, देखो CO को क्या लिख सकते हैं, CO को C ट्रिपल बॉन्ड O लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से होता है। सो MCO इस और C के यहाँ पे बीच में O लगा दो। अब क्या होगा, कार्बन से मेटल पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, ठीक है। और मेटल से कार्बन के बीच में यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, इस बात का रखना, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको अच्छे तरीके से आप लोग याद रखो, याद रख लिया। अब देखो यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है सब कुछ को आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। सो देखो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, ऑब्वियसली सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर दोनों ही शो कर रहा है। सिनर्जिक इफेक्ट स्ट्रेंथन्ड बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, ठीक है। जो सिनर्जिक इफेक्ट है उस वो स्ट्रेंथन होता है बॉन्ड बिटवीन, ठीक है, मेटल और कार्बन। वही बात है, मतलब मेटल और कार्बोनिल के बीच में जितना ज्यादा बॉन्ड होगा सिनर्जिक इफेक्ट उतना ज्यादा अच्छा होगा, सीधी सी बात है। अब देखो मेटल कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड, अब यहाँ पे मेन चीज है मेटल कार्बोनिल सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, जैसे समझ में भी आ रहा है। यदि आप कभी भी कंफ्यूजन हो जाओ ना, बस आप लोग को ये डायग्राम बना लेना है, यानी कि क्या करना है, मेटल कार्बोनिल ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन से इधर और मेटल से इधर, ठीक है। यहाँ पे पाई स्टार लगा दो, यहाँ पे पाई लगा दो, बस और कुछ नहीं करना है। सो मेटल कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें क्या होता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू मेटल, ऑब्वियसली कार्बन से मेटल पे जा रहा है, जिससे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना। मेटल के किस में, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, समझ में आ गया। डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू मेटल इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल, समझ में आ गया। एंड मेटल कार्बन का जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बनेगा, डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू कार्बन, इसमें मेटल टू कार्बन बन रहा है और मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहा है कार्बन के एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में, ऑब्वियसली कार्बन के पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, यानी कि वही एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में जा रहा है, समझ में आ गया। सो डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ से आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में वही दिया गया है, कार्बन से यहाँ पे जा रहा है, कार्बन से जा रहा है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और फिर मेटल से इसमें जा रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। वो कार्बन के किसमें, पाई स्टार ऑर्बिटल में, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे निकालना है, पहले एक ये चीज अगर आप लोग याद कर सकते हो तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होता है मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड ऑर्डर, ऑब्वियसली ये सिनर्जिक बॉन्डिंग है ये वाला, ठीक है। याद रखना हमेशा ये वाला सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है, यानी कि इसका जितना पावर होगा उतना ही ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग का ही पावर होगा, सीधी सी बात है। सो सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू मेटल कार्बन, ये वाला मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जितना अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर है उतना अच्छा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, उतना ही अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग में होगा, सीधी सी बात है। अब यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यानी कि CO बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो प्रोपोर्शनल टू मेटल कार्बोनिक बॉन्ड ऑर्डर, मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो देयरफॉर कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, समझ में आ गया। इसके बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा और इसके बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल कार्बन के बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ सकते हो। तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, समझ में आ गया। और इसके अलावा ये सारी चीजें है ये आप लोग यहीं से निकाल सकते हो। सो सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटल कार्बोनिल बॉन्ड लेंथ, एंड क्योंकि मेटल कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल है सो देयरफॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। कुछ भी क्वेश्चन अब आ जाए डायरेक्ट आप लोग इसे निकाल सकते हो, ठीक है। और देखो सिनर्जिक बॉन्डिंग का एक और यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे रिलेशन है, उसको भी समझ लो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल के भी ज्यादा प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इस मेटल पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही अच्छा सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होगा। सो यदि M पे माइनस है तो अच्छा होगा, प्लस है सॉरी जीरो है न्यूट्रल है तो थोड़ा कम होगा, प्लस है तो सबसे कम होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग भी होगा। एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल,
यानी कि मेटल का जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ऑब्वियसली प्लस है तो उसको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, माइनस है तो उसको लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। सो जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही ज्यादा है, सो देयरफॉर सिनर्जिक बॉन्डिंग यानी स्ट्रेंथ और सिनर्जिक बॉन्डिंग भी उतना ही अच्छा होगा। एंड मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वो तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे CrCO6 VCO6 माइनस एंड MnCO6 माइनस। अब देखो सब कुछ यहाँ पे सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे ये लिगेंड यहाँ पे सबका सेम है। अब देखो करना क्या है, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी देख सकते हैं। तो इसमें तो ऑब्वियसली न्यूट्रल है, इसमें पे देखो माइनस आ जाएगा, ये वाला जो है ये न्यूट्रल होता है, यानी कि ये पीछे कोई चार्ज छोड़ के नहीं जाएगा, यानी कि जितना इस पे बाहर पे होगा उतना ही इस पे होगा। सो ऑब्वियसली बी वाले का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, देन उसके बाद ए वाले का होगा, देन उसके बाद सी वाले का होगा। ठीक है, तो चार्ज यदि आ गया हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो फिर आप लोग इस तरीके से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ये अच्छे तरीके से रखना भाई, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यही सबसे हॉट टॉपिक है इसका, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कार्बोनिल। देखो सभी जितने भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हो सभी होमोलिप्टिक है, ठीक है, यानी कि सब में देखो CO 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 है, एक ही तरीके के लिगेंड देखने को मिलेंगे। ऑल आर होमोलिप्टिक एंड ऑल मेटल इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जितने भी मेटल है सबके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जीरो होंगे। चलो यहाँ पे देखो क्या है, सबसे पहला है NiCO4। NiCO4 का यहाँ पे देखो 4 है तो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग टेट्राकार्बोनिल निकल, और निकल पे यहाँ पे ऑब्वियसली जीरो है तो जीरो ही रहेगा। और देखो यहाँ पे याद रखना मोनोन्यूक्लियर और बाइन्यूक्लियर में क्या डिफरेंस है, इसको याद रखो। देखो मोनोन्यूक्लियर यानी कि जिसमें एक मेटल हो, ठीक है, ये देखो मोनोन्यूक्लियर एक मेटल, मोनोन्यूक्लियर एक मेटल। जिसमें दो यहाँ पे आ रहा है ना, देखो दो वाले, ठीक है, जिसमें यहाँ पे देखो दो मेटल्स है, दो यहाँ पे सेंट्रल मेटल है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बाई न्यूक्लियर। इस बात को याद रखना, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर एक मेटल वाले एंड बाई न्यूक्लियर यहाँ पे दो मेटल वाले। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल मतलब ये जो है NiCO4 ये टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री हो जाएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं टेट्राकार्बोनिल निकल, एंड ये मोनोन्यूक्लियर होगा। FeCO5 का बात किया जाए तो ये देखो FeCO5 5 है, तो 3 इधर करेंगे 2 ऊपर करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, तो इसका वही ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे पेंटाकार्बोनिल, देखो पेंटाकार्बोनिल आयरन। ठीक है, और ये भी मोनोन्यूक्लियर है। इसका बात किया जाए तो ये CrO6 है, CrCO6 है, तो 4 इधर होगा और 2 ऊपर हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल भी बोल सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम ऑब्वियसली हेक्साकार्बोनिल क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, और ये भी मोनोन्यूक्लियर है। Mn2CO10 एंड CO8 ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर आपको पूछे जाते हैं। तो Mn2CO10 क्या है, देखो Mn2 है, सो यहाँ पे 2 Mn बना लो। ठीक है, 2 Mn बना लिया, और यहाँ पे टोटल 10 है। ठीक है, तो एक पे यहाँ पे 5 आएगा, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 कर दो, फिर इधर भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दो, इस तरीके से कर दिया, और दोनों को Mn को यहाँ पे ब्रिज बना दो, इस तरीके से करना है। तो एक को यदि आप देखोगे तो एक पे यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना इसको हम लिख सकते हैं 5 5 वाला यूनिट, यानी कि 2 यूनिट आ रहा है, सो 2 यहाँ पे यूनिट आएगा MnCO5 का। और याद रखना इसका स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल वाला इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, सो 2 स्क्वायर, इसको आप लोग याद ही रख लो, ठीक है, दिमाग में लगाना है, डायरेक्ट याद कर लो। सो Mn2CO10, ठीक है, इसका 2 स्क्वायर पिरामिडल यूनिट आएगा, 1 और 2 MnCO5 वाले। ठीक है, याद रखना इसका यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, और इसका यहाँ पे जो 2 आ रहा है वो स्क्वायर पिरामिडल वाला आ रहा है। ठीक है, MnCO5 वाला, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं डेकाकार्बोनिल एंड डाई मैंगनीज जीरो। समझ में आ गया, और इसमें ऑब्वियसली MnMn यहाँ पे बॉन्ड या MnMn ब्रिज देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और ये ऑब्वियसली बाई न्यूक्लियर होगा। समझ में आ गया। नाउ CO2CO8 का बात किया जाए, ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है, इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। इसमें इस तरीके से बनाते हैं, देखो 2 CO कर दो, और यहाँ पे 1 2 3 और 4 बनाओ। सिमिलरली इसमें यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4 बना गया। ठीक है, 4 4 हो गया, इधर टोटल 8 हो गया। और क्या करना है इसमें यहाँ पे इसको तो कनेक्ट करना ही है मेटल को, और एक जो यहाँ पे कार्बोनिल होगा उसको उसके साथ भी यहाँ पे ज्वाइन कर लो। यानी कि कैसे करना है, यहाँ पे देखो CO इसको तो ज्वाइन करना है, यहाँ पे CO और फिर यहाँ पे एक और CO डबल बॉन्ड O बना लो। ठीक है, C डबल बॉन्ड O ऑब्वियसली इसके बीच में वही बन रहा होगा। और क्या करना है इसमें भी सिंपल सा CO ठीक है, CO और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O बना लो। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक से कनेक्ट करो, एक से कनेक्ट करो। इस तरीके से आप लोग सिंपल से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला जो टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर बेस भी ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे देखो ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे CO ब्रिज, ये CO बॉन्ड देखने को मिलता है। और यहाँ पे याद रखना ये CO वाला ब्रिज देखने को मिलता है, यानी कि कार्बोनिल ब्रिज। याद रखना यहाँ पे मैंगनीज का ब्रिज देखने को मिल रहा है, ये मैंगनीज बॉन्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे भी कोबाल्ट का यहाँ पे ब्रिज, या कोबाल्ट बॉन्ड बोल सकते हैं। एंड कार्बोनिल का ब्रिज यहाँ पे मैंगनीज वाले में नहीं मिलता है, याद रखना यहाँ पे
यहाँ पे कोई कार्बोनिल का, ठीक है, कार्बोनिल का ब्रिज, ठीक है, ब्रिज देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है कार्बोनिल का। कार्बोनिल का ब्रिज सिर्फ हमें यहाँ पे इसमें कोबाल्ट वाले में देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बोनिल का ब्रिज इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ये ब्रिज बन रहा है ना, बस इसको याद रखना। और ये भी ऑब्वियसली बाई न्यूक्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये स्ट्रक्चर भी समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में सबसे पहला यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे स्टीरियो वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहला यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि काउंटर आयन इज इटसेल्फ लिगेंड एंड हैव पावर टू डिस्प्लेस लिगेंड। जो ये काउंटर आयन है बाहर वाला, वो भी एक लिगेंड होगा और उसके पास पावर होगा तो डिस्प्लेस अंदर वाला लिगेंड। जैसे यहाँ पे देखो ये दोनों ही लिगेंड है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये बाहर चले जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे हुआ है, ब्रोमीन अंदर आ गया है, अंदर आ गया और CO4 बाहर चले गया, ठीक है, लिगेंड को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। इसमें देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड आता है। यहाँ पे जो NO2 है ये ऑब्वियसली एम्बिडेंटेड लिगेंड है। सो NO2 मतलब सेम रहेगा, इसमें कोई बाहर अंदर नहीं होगा। इसमें से NO2 है वो यहाँ पे ONO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, NO2 ONO इस तरीके से। ये होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। और यही होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। और देखो नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे निकाल सकते हैं, 2 की पावर n करके, ठीक है, यानी n क्या है, नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड। अब देखो इसमें कितना था, इसमें एक ही यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट था, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 करेंगे तो ये 2 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखो 1 और 2 बन रहा है। अब यहाँ पे 2 रहते हैं, यहाँ पे वही SCN वगैरह भी हो जाता है, ठीक है, SCN वगैरह भी यहाँ पे आ जाता है, तो 2 यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड हो जाते हैं। सो फिर 2 की पावर 2 करते तो यहाँ पे फिर 4 हो जाता, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। नाउ सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का बात किया जाए तो ये इसमें वाटर का इन्वॉल्व होता है एज अ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे देखो CrCl3.6H2, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे Cr H2O6 और Cl3 बाहर चले जाएगा, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, है ना, अंदर यहाँ से फिर एक Cl ले लेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक H2 को बाहर कर देंगे, ठीक है। तो H2O5 Cl और Cl2 हो जाएगा, ठीक है। एक Cl को अंदर ले लिया, एक H2 को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 H2O को बाहर फेंक देंगे और 2 Cl को अंदर ले सकते हैं, तो बाहर में एक Cl बचेगा, ठीक है। इस तरीके से भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का तीनों Cl अंदर लेंगे और 3 H2 को भी बाहर फेंक सकते हैं, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। याद रखना ये वाला जो है ना ये न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। इसके कारण से इस पे प्लस आता है, ठीक है, इस पे चार्ज आता है, चार्ज के कारण फिर इस मेटल पे भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इस मेटल पे भी चार्ज आ जाएगा। लेकिन H2 के कारण फिर कोई चार्ज नहीं आता है, तो मेटल यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता है, सो देयरफॉर ये ऑब्वियसली बनेगा ही नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो ये वाला है इसका वॉयलेट कलर होता है, ठीक है, मतलब जिसमें Cl3 बाहर में, जिसमें Cl2 बाहर में, इसका ग्रे ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ये दोनों का कलर भी आप लोग याद कर सकते हो। बाकी क्या चीजें हैं, किस तरीके से वाटर यहाँ पे अंदर जाता है बाहर जाता है, वो आप लोग समझ गए होंगे। और इसी को यहाँ पे सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पे न्यूट्रल आ जाए वो फिर एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात को याद रखना, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाटर को फिर होल्ड कैसे करके रखेगा, यहाँ पे चार्ज है इसमें, दैट्स व्हाई ये वाटर को होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड हो जाता है बिकॉज कैटाइनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनायनिक एंड कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये कैटाइनिक है और ये वाला एनायनिक है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स बनते हैं, है ना। सो यहाँ पे जैसे NH3 6 है, यहाँ पे CN6 है, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ NH3 6 है, ठीक है, और क्रोमियम के पास CN6 है। आप देखो फिर वो पलट जाएगा, यानी कि क्रोमियम के पास फिर यहाँ पे NH3 6 चले जाएगा, ठीक है, और फिर कोबाल्ट के पास यहाँ पे फिर ये वाला यानी कि CN6 चले जाएगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड हो गया, समझ में गया। इस तरीके से अगर हुआ तो फिर इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। चलो नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में हमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल देखना ऑब्वियसली। सो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल शो करता है, याद रखना। ऑक्टाहेड्रल जो है ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही शो कर सकता है, बट यानी ऑक्टाहेड्रल का देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही शो करेगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है ये यहाँ पे टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। टेट्राहेड्रल जो है ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल शो करता है और स्क्वायर प्लेनर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल शो करता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, है ना। टेट्राहेड्रल सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल शो करेगा एंड स्क्वायर प्लेनर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल शो करेगा, समझ में आ गया। यानी कि वही देखो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शो नहीं कर रहा है। क्यों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम आयन आर सेम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए सेम नहीं कर रहा है क्योंकि जो रिलेटिव पोजीशन है ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल आयन वो सेम हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड के सेम होने के कारण टेट्राहेड्रल शो नहीं करता। वैसे टेट्राहेड्रल में इस तरीके से बनता है ना, जिसका सब जो यहाँ पे बॉन्ड है वो सब सेम ही होता है, तो रिलेटिव पोजीशन सेम होने के कारण ये शो नहीं कर लेता है, शो नहीं कर पाता है, इस बात को याद रखना। वहीं पे स्क्वायर प्लेनर शो कर लेता है। देखो इन हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स सिस और ट्रांस कैसे हम लोग पहचानेंगे। सिस में 2 सेम लिगेंड एडजेसेंट टू ईच अदर, जैसे यहाँ पे देखो सिस है, सिस प्लेटिन है, तो प्लेटिनम में यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन है एक ही तरफ है और 2 NH3 एक ही तरफ है, ठीक है। सो सिस प्लेटिन जो है ये एंटी कैंसरस भी होता है, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, इस बात का रखना।
तो सिस कैसे पता नहीं कि दो सेम लिगेंड है वो एडजेसेंट हो, देखो एडजेसेंट है। वहीं पे ट्रांस जो है दो सेम लिगेंड जो वो अपोजिट हुआ, देखो यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है, इस तरीके से अपोजिट है। इसमें यहाँ पे था सेम था, इसमें यहाँ पे अपोजिट है, इस बात का रखना। और एक्चुअली इस तरीके से होगा, यहाँ पे होना चाहिए ना, ये करेक्ट है। एक्चुअली अपोजिट ये होता है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट है और ये अपोजिट है, वही मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक था। तो अब ये करेक्ट हो गया। तो ये सिस वाला है और ये ट्रांस वाला है, समझ में आ गया, सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन। इस तरीके से हेटेरोलिप्टिक के केस में हम लोग सिस और ट्रांस पता कर सकते हैं, तो काफी इजी था। ऑप्टिकल की बात किया जाए तो ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल शो करेगा, ऑब्वियसली से मैंने बताया था, और ऑक्टाहेड्रल भी शो करेगा, ठीक है। बट स्क्वायर प्लेनर जो है ये ऑप्टिकल शो नहीं करता, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि पीओएस प्रेजेंट देखने को मिलता है। और देखो क्या कंडीशन होना चाहिए ऑप्टिकल के लिए, ठीक है, ऑप्टिकल के लिए यहाँ पे सिर्फ सिस वाला शो करता है, ट्रांस वाला शो नहीं करता, क्योंकि ट्रांस वाले में कहीं ना कहीं थोड़ा सिमेट्री देखने को मिल जाता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होता है, इसको इनइंशोमर्स भी बोलते हैं, इस बात का रखना, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। समझ में क्या, अभी क्या है कैसे वो सभी हम लोग यहाँ पे आगे देख रहे हैं, बस इस चीजों को याद रखना है, सिस वाला देगा, ट्रांस वाला यहाँ पे नहीं देता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे ऑप्टिकल देता है। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर प्लेनर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और यदि हाइब्रिडेशन देखा जाए तो इसका DsP2 होता है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल देता है, ऑप्टिकल नहीं देता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, और बाइडेंटेड लिगेंड को हम लोग यहाँ से डबल ए से डिनोट करेंगे। तो डिनोशन आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। सो देखो यहाँ पे जैसे Ma4 है, मेटल के साथ कोई भी A4 है, ठीक है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। Ma3 भी है, तो वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कुछ नहीं शो करेगा। A2B2 है तो 2 GI शो करेगा। A2 और BC है, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 तीन तरीके के लिगेंड है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो GI शो करेगा। ABCD है, 4 के चारों अलग है, ऑब्वियसली 4 ही ले सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक रखना है, तभी स्क्वायर प्लेनर सेटिस्फाई होगा। तो ABCD है, चारों के चारों अलग है, तो फिर वहाँ पे वो 3 GI शो करेगा, जिसमें 2 सिस होगा और 1 ट्रांस होगा। समझ में आ गया। अब देखो बाइडेंटेड में डबल ए से हम लोग डिनोट करते हैं। सो देखो बाइडेंटेड में डबल ए ट्वाइस है, टोटल 4 हो गया फिर, ठीक है, इसका डेंसिटी 2 है इंटू नंबर 2 है, तो यहाँ पे 4 हो गया, ऑब्वियसली 4 चाहिए हमें, इस तरह इतना तो आपको पता ही होगा। तो देखो डबल ए 2 है, ये डबल ए B2 है, ये डबल ए BC है, ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल वाले अगर हो जाए, सिमेट्रिकल यानी कि डबल ए, ठीक है, ये सिमेट्रिकल वाले हैं। और यदि AB आ गया तो ये अनसिमेट्रिकल वाला होगा। सिमेट्रिकल वाले जैसे EN और OX आपके सिमेट्रिकल वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल वाले जो है ये 0 देते हैं, कोई भी यहाँ पे GI नहीं देंगे। बट अनसिमेट्रिकल वाले जैसे यहाँ पे GLY, ठीक है, ग्लाइकोलेट, वो यहाँ पे GI दे देता है। तो जैसे यहाँ पे MAB2, ठीक है, MAB2 आया तो ये 2 GI देगा। MAB और B2 में देखा जाए तो MAB-B2 जो है ये कोई भी GI नहीं देता है, ठीक है। MAB2 2 GI दे देगा, ठीक है, यदि ट्वाइस हुआ तो N, लेकिन यदि MAB और B2 हुआ तो फिर ये कोई GI नहीं देता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे यदि कोई ग्लाइकोलेट हुआ और यहाँ पे B2 यदि कोई भी हो गया, जैसे Cl2 हो गया, तो फिर ये फिर 0 दे देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि MAB और BC ये दोनों भी अलग अलग हुआ तो फिर यहाँ पे फिर ये 2 GI दे देगा, इस बात का रखना। तो इन चीज़ों को आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर आपके क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 GI देता है, और MABCD ये 3 GI देता है, इसमें 2 सिस और 1 ट्रांस होगा। टेट्राहेड्रल का बात किया जाए तो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कैसे होता है आप लोग को समझ में आ जाएगा। ईजी है ज़्यादा, और उतना ज़्यादा इस पे क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं, और बनेंगे तो ईजी क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग कर ले जाओगे। देखो टेट्राहेड्रल का बात किया जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये ऑब्वियसली OY देता है, GI नहीं देता है, ठीक है। देखो याद रखना, हमने यहाँ पे एक MABCD देखा था ना, और MAB2 देखा था, ठीक है, MAB ट्वाइस। तो ये MABCD जो है ये OAB देगा, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ अलग है यहाँ पे, तो कायरलिटी आ जाएगा, सो देयरफॉर ये ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिव है तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देगा। और AB ट्वाइस जो है ये भी ऑप्टिकल यहाँ पे आइसोमेरिज्म देगा, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ठीक है। तो ये GI भी देगा ये वाला, और ये OI भी देगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये GI OI दोनों ही देगा, इस बात का रखना। पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक साथ दोनों ही दे दे, डिपेंड करेगा उसके स्ट्रक्चर पे, क्या उसका स्ट्रक्चर है। सो देखो ये इससे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यदि 4 है और यहाँ पे मेटल प्लेटिनम या पैलेडियम दिया हुआ हो, तो आंख बंद करके उसका स्क्वायर प्लेनर कर देना, वो स्क्वायर प्लेनर ही होगा। और यदि जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी है, तो यानी कि वही 12th ग्रुप वाले जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, तो फिर टेट्राहेड्रल दे देगा, ठीक है। प्लेटिनम पैलेडियम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, यानी कि प्लेटियम और पैलेडियम के साथ अगर हुआ तो स्क्वायर प्लेनर होगा, यानी कि इसमें ऑक्टाहेड्रल तो सॉरी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो हो ही नहीं पाएगा। और इसमें जिंक कैडमियम और मर्क्यूरी जो है, तो इसमें जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो ये कभी कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं कर पाएगा, ये पैलेडियम और पैलेडियम वाला, और ये जो है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं कर पाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है PTNH3 थ्राइस NCN, ये क्या है, यहाँ पे ये A3 है और ये B है, सो MA3B इसको लिख सकते हैं। प्लेटिनम में तो आंख बंद करके स्क्वायर प्लेनर वाला हो जाएगा इसका, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ये OI देगा, बिल्कुल नहीं, OI ये नहीं देगा स्क्वायर प्लेनर इसमें, क्योंकि POS आ जाता है। तो इसका GI कितना होगा A3B का, A3B का 0 GI होता है, तो ये ना ही GI और ना ही OI कुछ नहीं देगा, ठीक है। प्लेटिनम ये क्या है A2 और B2, तो
A2 और B2 हो गया, ये प्लेटिनम है तो स्क्वायर प्लेनर होगा। ये क्या OI देगा? OI नहीं देगा ये, बट A2 B2 GI देखना है तो क्या GI देगा? ऑब्वियसली ये GI देगा, OI नहीं देगा। तो GI में क्या है, GI कितना देगा? GI देगा इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और क्या है इसका A2 B2 का 2 GI है तो ये 2 GI देगा। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, इसलिए थोड़ा ही मैंने लिखा है, होते तो बहुत सारे हैं बट मैंने थोड़ा सा ही लिखा है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लो। ठीक है, जिंक के साथ ऑब्वियसली वो टेट्राहेड्रल ही देगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल यानी कि ये टेट्राहेड्रल में तो GI का कोई सवाल ही नहीं है, तो ये GLY ट्वाइस है, तो GLY ऑब्वियसली अलग वाला होता है अनसिमेट्रिकल, तो इसके लिए हम लोग AB लिखते हैं, तो AB ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, AB ट्वाइस ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो GI नहीं देगा। ठीक है, और AB ट्वाइस का कितना OI होता है? क्या ये OI देगा? तो बिल्कुल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये दे देगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे EN है और Cl2 यानी कि ये AA और B2 है। ठीक है, यहाँ पे AA और यहाँ पे ये B2 होगा ना, ये AA वाला हो गया और ये B2 हो गया। ठीक है, सो AA B2 हो जाएगा। सो ये फिर ऑब्वियसली ये तो जिंक है तो टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल अगर है सो ये GI तो देगा नहीं। और AA B2 का क्या होगा? AA B2 0, सॉरी AA B2 यहाँ पे कुछ है क्या? AA B2 यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर देखो, याद रखना इस बात को, एक बात हमेशा याद रखना, यही दोनों सिर्फ यहाँ पे OI देगा। टेट्राहेड्रल अगर आ रहा है तो टेट्राहेड्रल में इन दोनों के अलावा किसी का भी हो रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग का यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। ये अगर ये दोनों है तभी यहाँ पे OI देगा, इसके अलावा कुछ भी है तो फिर यहाँ पे नहीं देगा। तो टेट्राहेड्रल आया AA B2 का, क्या GI देगा? GI तो बिल्कुल नहीं देगा। OI देगा? क्या इन दोनों में से कुछ है? कुछ नहीं है तो ये OI भी नहीं देगा। ठीक है, तो ये नहीं GI देगा नहीं OI देगा। देखो स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए पहले। यदि देखो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आया है तो इसमें दिमाग लगाओ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आया है तो इसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता दिया, सिस वाला सिस प्लेटिन ये PT है, NH3 ट्वाइस है और ये Cl2 है। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं MA2 और B2, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया था ये वाला। ठीक है, ये GI 2 GI देता है यहाँ पे, सिस और ट्रांस वाला। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ये GI और OI दोनों देता है। सो देखो ट्रांस और सिस यहाँ पे देखो क्या होता है, ट्रांस अगर हो गया तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का बात किया जाए तो देखो ट्रांस कैसे पता चलता है कि अगर 2 सेम लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड भी होगा। ठीक है, यदि 2 सेम लिगेंड प्रेजेंट हुआ, ठीक है, 2 सेम लिगेंड प्रेजेंट हुआ एट एनी वन ट्रांस पोजीशन तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 सेम लिगेंड प्रेजेंट हुआ एट एनी वन ट्रांस पोजीशन यानी कि आमने सामने यदि प्रेजेंट हुआ तो फिर उसको हम लोग ट्रांस कहेंगे, और ट्रांस वाला जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिर POS प्रेजेंट रहता है। सिस वाला हुआ तो सिस वाला फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का 2 चीज बनता है, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। ट्रांस वाला बन गया अगर तो ट्रांस वाला हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है, बट सिस वाला जो है सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो फिर इसका R कॉन्फिगरेशन और S कॉन्फिगरेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अभी कैसे होता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो सिस वाला क्या है कि 2 सेम लिगेंड एडजेसेंट टू ईच अदर ऑब्वियसली सिस वाले में, एंड सिस वाले के साथ एटलीस्ट 1 बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। सिस वाला यदि डायरेक्ट सिस दिया हुआ हो तो हम लोग उसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल सकते हैं। सिस वाले के साथ एटलीस्ट एक जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, तभी वहां पे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है ऑप्टिकली एक्टिव होने के? GI तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें कैसे पता चलेगा? ये कंडीशंस है। तो ट्रांस हुआ तो फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव, आंख बंद करके। सिस हुआ और सिस वाले के साथ एक बाइडेंटेड लिगेंड है सो ऑप्टिकली एक्टिव, और 3 रिंग हुआ तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, बाकी यदि आप लोग को कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट चीज चाहते हो तो इसको याद कर लो। इसके अलावा आपका NCERT में कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो है NCERT में आपका बस इतना ही दिया हुआ है, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, सो ए जो है ऑब्वियसली वो मोनोडेंटेड लिगेंड है और डबल है वही बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, सो यदि MA6 हुआ तो ये कोई भी GI शो नहीं करता है और ऑप्टिकली एक्टिविटी भी शो नहीं करता। ऑप्टिकली एक्टिव पेयर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पेयर जब मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, और यदि एक ऑप्टिकल एक्टिव पेयर है तो वो 2 समझ सकते हो वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, कौन कौन सा? वही R वाला और S वाला। इतना तो आप लोग को बेसिक पता होगा। सो यदि देखो MA4 और B2 है तो ये 2 GI शो करेगा और 0 OI शो करेगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे देखो MA4 B2 क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका? CO NH3 4 NC2, तो ये A4 और B2 हो गया। सो देखो यहाँ पे सिस और ट्रांस शो कर रहा है तो 2 यहाँ पे GI शो किया, बट कोई भी यहाँ पे OI शो नहीं करेगा। ठीक है, OI क्यों नहीं शो करेगा? ट्रांस वाला तो ऐसे ही OI शो नहीं करता है, जानते हो ट्रांस वाले में ऑप्टिकली एक्टिविटी यहाँ पे नहीं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता है। ठीक है, तो ट्रांस वाला जो ये OI शो नहीं करता है, सिस वाला शो करता है। सिस वाला शो कर सकता है लेकिन कब? जब यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड हो। क्या इसमें कोई बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है तो ये भी OI शो नहीं करेगा। ठीक है, सिस हुआ कैसे पता चला? देखो यहाँ पे NH3 पास में है, NH3 पास में है, Cl पास में है, सिस हो गया ये। इसमें क्या देखो देखो यहाँ पे NH3 और Cl ये ट्रांस हो गया। ठीक है, इस बात का याद रखना। तो ये सिस वाला है और ये ट्रांस वाला है। अब यदि MA3 B3 की बात की जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये सभी आपके एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैंने वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और इस सभी से आपके NCERT में क्वेश्चन दिए हुए हैं।
ठीक है, और एनसीईआरटी में यदि क्वेश्चन दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट ही होता है। तो देखो यदि MA3B3 है तो ये 2 GI देगा और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सिस और ट्रांस तो होगा ही, बट ऑब्वियसली जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो नहीं है, सो सिस वाला भी जो ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। सो MA3B3 है तो यहाँ पे देखो NH3 ट्वाइस है और NO2 थ्राइस है, ठीक है। सो CO 3NH3 N3N2O, तो ये A3 और B3 हो गया, समझ में आ गया। तो देखो इसमें फैक और मर बनता है, इस बात का याद रखना। फैक यानी कि फेशियल और मर यानी कि मेरिडिनल, ठीक है। सो इस तरीके से बनता है यहाँ पे फैक और मर। फैक और मर में क्या होता है देखो, सो फैक क्या है, फैक वाला आपका इस तरीके से देखो CO है, CO पे देखो यहाँ पे NH3 इधर, NH3 ऊपर और NH3 साइड में लगा दो, ठीक है। सो एक मतलब स्क्वायर प्लेनर जैसा बना दो इस तरीके से और 2 ऊपर बना दो, ठीक है, इस तरीके से बनता है। और मर में भी सिंपल सा वही स्क्वायर प्लेनर बना दो और 2 ऊपर बना दो, ठीक है। और फेशियल में क्या होता है, जो 3NH3 है उसको एडजेसेंट बनाना है और 3NO2 है उसको एडजेसेंट बनाना है, वही लिखा गया है यहाँ पे। 3 डोनर एटम ऑफ सेम लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रल फेसेस, जिसको हम लोग फेशियल बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये NO2 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 है, इसका यहाँ पे इस तरीके से फेशियल वाला फेस बन रहा होगा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको फेशियल बोलते हैं, समझ में आया। और यहाँ पे देखो NH3 CO और NH3 के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो NH3 CO NH3 के बीच में यहाँ पे सभी में 90 डिग्री एंगल बनेगा। सिमिलरली NO2 CO NO2 के बीच में भी यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। वहीं पे मेरिडियनल का बात किया जाए तो इसमें क्या होता है कि व्हेन टू पोजीशन, ठीक है, अराउंड मेरिडियनल ऑफ ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, मतलब ये और ये पास में है और तीसरा वाला अलग है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये और ये पास में है और तीसरा वाला अलग है, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे NH3 CO NH3 की बात किया जाए तो NH3 CO NH3 के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी है और यहाँ पे 180 डिग्री एंगल भी है। सिमिलरली यहाँ पे NO2 और NO2 के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल भी है और यहाँ पे 180 डिग्री एंगल भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, देखो तीनों साथ साथ में दिख रहा है तो फेशियल, और यहाँ पे 2 साथ में दिख रहा है और एक अलग है तो फिर वो यहाँ पे मर बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फैक और मर वाला, समझ में गया। इसमें भी 2 यहाँ पे वही GI ही है और ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें नहीं है। अब यहाँ पे आता है बाइडेंटेट वाला, जिसमें सिस वाले में ऑप्टिकली एक्टिविटी देखने को मिलेगा। अब क्या है देखो, सबसे पहला है MAA3, ठीक है। सो MAA3 में कोई भी GI शो नहीं करेगा, ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव पेयर एक होगा, देयरफॉर यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और 2 यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे टोटल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है GI प्लस OI, ठीक है। सो यहाँ पे GI तो 0 ही है, जो GI 0 ही हो जाएगा इसमें, और OI ऑप्टिकल एक्टिव पेयर 1 है तो 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म टोटल 2 हो जाएंगे, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी 2 आएगा। सो पे देखो MA3 है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रोमियम ऑक्सलेट टाइस, ठीक है, 3- इस तरीके से। तो पे देखो M के साथ यहाँ पे देखो ऑक्सलेट इस तरीके से 3 ऑक्सलेट 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 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब क्योंकि ये बाइडेंटेट है तो इस तरीके से हम यहाँ पे A करके लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो है वो 6 आ जाएगा, समझ में गया। तो इस वजह से ये ऑक्टाहेड्रल है। तो यहाँ पे GI कोई भी शो नहीं करता, ये ऑप्टिकली एक्टिव पेयर इसका 1 होगा, ठीक है। सो देयरफॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी 2 होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, नेक्स्ट है MAA2B2, ठीक है। MAA2B2 इसमें 2 GI आएगा और 1 ऑप्टिकल एक्टिव पेयर आएगा, ठीक है। सो टोटल यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म 3 हो जाएगा। 3 कैसे होगा, आप लोग बोलोगे यदि 1 ऑप्टिकल एक्टिव पेयर है सो 2 यहाँ पे आना चाहिए था, 2 यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आना चाहिए, तो 2 और 2 4 होना चाहिए। 3 कैसे आया, अभी मैं आपको बताता हूँ 3 कैसे आया। सो देखो MAA2B2 है, ठीक है, CR ऑक्सलेट ट्वाइस एंड CL ट्वाइस, ठीक है, AA2B2। अब क्या है, इसमें 2 चीज बनेगा। सबसे पहले तो GI बना लो, तो GI में सिस और ट्रांस बनेगा, ठीक है। सबसे पहले आपका काम करना है GI बनाना है सिस और ट्रांस वाला। तो ट्रांस में क्या करना है, देखो AA अलग अलग है ना, आमने सामने, और BB आमने सामने। सिस में क्या है, AA पास में है और BB पास में है, तो ये सिस वाला बन जाएगा। तो देखो ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो ये देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें POS प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन CS ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव ये 1 ऑप्टिकल एक्टिव पेयर देगा, ठीक है। जितना CS होगा उतना ही वो ऑप्टिकल एक्टिव पेयर देगा। 1 CS है तो 1 ऑप्टिकल एक्टिव पेयर देगा। सो देयरफॉर यहाँ से क्या होगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा, ठीक है, R और S वाला, समझ में आ गया। सो अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ GI पूछा जाए तो 1 और 2 GI आंसर जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव पेयर यदि पूछा जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव पेयर देखो 1 सिस है तो 1 ऑप्टिकली एक्टिव पेयर, सो देयरफॉर 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा। लेकिन यदि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा जाए तब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा जाए तो आप लोग क्या बोल सकते हो, 1 2 और फिर इसका भी 2 बन रहा है 4, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब भी आप लेते हो तो याद रखना आपको, एक चीज को आप लोग GI और OI दोनों कंसीडर नहीं कर सकते हो। इसको यदि आप GI बोल देते हो तो फिर यहाँ पे OI का कोई भी गेम आप लोग नहीं खेल सकते हो, ठीक है। सो इधर आप लोग इसको GI बोलोगे या OI बोलोगे, और हमें क्या बोलना है जिससे हम लोग को ज्यादा मिले। अब देखो यदि हमने इसको GI बोल दिया तो 1 और 2 ही हमारे पास यहाँ पे ले दे के मिलेगा, लेकिन यदि हम लोग इसको OI बोलते हैं तो ये यहाँ से फिर हमारा R और S 2 चीज आ जाता है, तो टोटल हमें यहाँ पे 1 2 और 3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कंसिडर करना है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यदि पूछा जाए तो ट्रांस लेना और सिस वाले को खोल देना R और S में, ठीक है। सो टोटल 1 2 और 3 यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, समझ में आ गया। सो GI और स्टीरियो आइसोमेरिज्म 1 और OI यहाँ पे 2 बन जाएगा इससे,
समझ में आ गया, इस तरीके से होता है। चलो नेक्स्ट है MAA2B2, इसमें 2 GI आएगा और एक ऑप्टिकली एक्टिव पेयर आएगा, ठीक है, और स्टीरियो आइसोमरिज्म टोटल 3 होगा। तो देखो यहाँ पे MAA2BC, ठीक है, क्या चीज यहाँ पे MAA2BC, अच्छा ये वाला लास्ट है ना, ये तो हमने देख ही लिया यहाँ पे, इसमें भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है बिल्कुल पिछले जैसा ही। MAA2BC 2 GI आएगा और एक ऑप्टिकल एक्टिव पेयर आएगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म 3 होगा, ठीक है। MAA2BC इसका एग्जाम्पल है CONS3Cl, ठीक है, ये B वाला ये हो जाएगा, C वाला ये हो जाएगा, और EN ट्वाइस AA ट्वाइस हो जाएगा। समझ में आ गया। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, GI बनाना, यानी कि ट्रांस और सिस बनाना, ठीक है। सो AA ट्वाइस है, सो 2 A बना लो ट्रांस वाला, और BC इधर बना लो, ठीक है। सो ये ट्रांस बन गया, समझ में आ गया। और सिस वाला AA साइड में बनाओ और BC साइड में बना लो, ठीक है, तो ये सिस बन गया। सिस वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखो अगर सिर्फ GI पूछा जाए हमसे, तो GI में हम लोग ट्रांस और सिस लेंगे, यानी कि 2 GI होगा, ठीक है। OI पूछा जाए ऑप्टिकली एक्टिव पेयर, तो सिर्फ सिस से हम लोग लेते हैं ऑप्टिकली एक्टिव पेयर, तो एक है ऑप्टिकल एक्टिव पेयर, तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2 हो जाएगा। लेकिन यदि स्टीरियो आइसोमरिज्म पूछा जाए, तो ये लेंगे ट्रांस और सिस वाले को हम लोग खोल देंगे R और S में, तो टोटल 1, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म यहाँ पे अपना 3 आ गया। इस तरीके से करना है। चलो लास्ट है हमारे पास MAA2B2C2, इसमें 3 GI होगा और एक ऑप्टिकल एक्टिव पेयर होगा और टोटल 4 स्टीरियो आइसोमरिज्म होंगे, ठीक है। सो देखो MAA2B2C2, ठीक है, इसका एग्जांपल है क्रोमियम, ठीक है, NH3 ट्वाइस ये B2 हो जाएगा, और Cl2 ट्वाइस ये C2 हो जाएगा, NEN A को बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये सभी आपके NCERT के ही एग्जांपल दिए हुए हैं, जितने भी आप एग्जांपल देख रहे हो सभी आपके NCERT के एग्जांपल है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में भी दिए हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखो इसका क्या बनेगा, इसका यहाँ पे देखो 2 ट्रांस और 1 सिस बनेगा। कैसे, यहाँ पे देखो सबसे पहले M पे हम लोग यहाँ पे A लिख सकते हैं, इधर A वाला, उसके फिर 2 B2 है तो B2 इधर लिख दिया, और 2 C2 है तो 2 C2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, यदि 2 सेम लिगेंड प्रेजेंटेड एनी वन यदि ट्रांसपोजिशन भी आ गया, देखो यहाँ पे एक भी ट्रांसपोजिशन यदि देखने को मिलता है तो उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो अगर C को इस C को यहाँ पे भेज देंगे, इस B को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पे, इस B को इधर भेज दिया और इस C को इधर भेज दिया, ठीक है। और क्या किया हमने, इस C को यहाँ पे नीचे भेज दिया और इस B को यहाँ पे भेज दिया। तो सिमिलर देखो ये और ये सेम हो गया, ठीक है। मतलब वही बात है, हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं ना, इस B को यहाँ पे भेज दिया हमने यहाँ पे और C को यहाँ पे भेज दिया, तो CC सामने सामने आ गया, तो ये भी ट्रांस हो जाएगा। तो ये वाला अलग ट्रांस है और ये वाला अलग ट्रांस है, इस बात को याद रखना, ठीक है। और सिस तो सिमिलर सा ही है, ठीक है, मतलब B को यहाँ पे भेज देते हैं इस जगह पे और C को हम लोग यहाँ पे भेज देते हैं। समझ में आ गया। तो वही बन जाएगा, यहाँ पे B भी पास में आ गया और CC पास में आ गया और A है ही, तो ये सिस बन जाएगा, ठीक है। तो GI अगर आपसे पूछा जाए तो 1, 2, 3 GI होगा। समझ में आ गया। ऑप्टिकली एक्टिव पेयर सिस से जाता है तो एक सिस है तो एक ऑप्टिकली एक्टिव पेयर, सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म टोटल 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। और यदि आपसे स्टीरियो आइसोमरिज्म पूछा जाए तो एक स्टीरियो आइसोमरिज्म, 2 स्टीरियो आइसोमरिज्म, और इसको आप लोग खोल दोगे R और S में, ठीक है। R और S ऑब्वियसली इनइंजोमर्स होते हैं, ठीक है। R और S को में खोल दोगे आप लोग तो 1, 2, 3 और 4, तो 2 GI आपके और 2 आपके यहाँ पे OI मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल 4 आपके यहाँ पे स्टीरियो आइसोमरिज्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग को करना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोग को, और ये एग्जाम्पल्स भी अच्छे तरीके से समझ गए होगी। चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत सारा यूज है इन मेनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में, ठीक है। द फेमिलियर कलर रिएजेंट्स गिवन बाय मेटल आयन विद नंबर ऑफ लिगेंड, स्पेशली चिलेटिंग लिगेंड जो कलर वगैरह देता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिटेक्शन ऑफ एस्टिमेशन बाय क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल मेटल एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि आपका रिएजेंट हो गया EDTA, DMGs, है ना, डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइन, ठीक है, ग्लाइक्सोमिन, है ना, और अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेफ्थॉल, है ना, क्यूप्रोन, ये सब, ठीक है। तो वही कलर वगैरह क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसका इस्तेमाल होता है। और क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद NaEDTA, ठीक है, Na ट्वाइस EDTA, ठीक है। सो हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे चेक कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर देंगे Na ट्वाइस EDTA के साथ। द Ca प्लस, कैल्शियम प्लस एंड मैग्नीशियम आयन फॉर्म द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद EDTA. The selective estimation of these ion can be done due to the difference in the stability and stability constant of calcium and magnesium complex, ठीक है। सेलेक्टिव एस्टिमेशन हम लोग कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस। देखो सम इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल लाइक सिल्वर एंड गोल्ड इसमें भी इस्तेमाल होता है, एंड मेक यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। गोल्ड फॉर एग्जांपल कंबाइंस विद द साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी बना लेगा AuCN ट्वाइस माइनस इन एक्व सॉल्यूशन, है ना। एंड गोल्ड कैन बी सेपरेटेड इन मेटेलिक फॉर्म फ्रॉम दिस सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ जिंक। इससे हम लोग गोल्ड को सेपरेट कर सकते हैं जिंक डाल के, समझ में गया। तो ऑब्वियसली वही एक्सट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं इससे, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सिमिलरली प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल भी क्या आ सकता है, कैन बी अचीव बाय द फॉर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन करके, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इम्प्योर निकल इज कन्वर्टेड इनटू निकल कार्बोनिल, ऑब्वियसली वही हमने देखा था ये वाला जो सिनर्जिक बॉन्डिंग में। सो निकल कार्बोनिल में इम्प्योर निकल को हमने कन्वर्ट कर दिया, विच इज डिकम्पोज टू यील्ड प्योर निकल। इसको फिर डिकम्पोज करके हम लोग प्योर निकल निकाल सकते हैं।
समझ में गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे कि द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस विच इज क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। ऑब्वियसली क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन द रेड पिगमेंट, रेड कलर पिगमेंट ऑफ ब्लड जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आयरन का। ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। विटामिन B12, इसको याद रखना, विटामिन B12 से क्वेश्चन आया हुआ है। साइनो कोबाल्ट अमीन बोलते हैं इसको, इसमें ऑब्वियसली कोबाल्ट होता है। ये द एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर होता है। ऑब्वियसली जो विटामिन B12 है इसको साइनो कोबाल्ट अमीन बोलते हैं। ये एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर होता है। इसके डिफिशियंसी से वही पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ ऑब्वियसली कोबाल्ट। और जैसे कि एंजाइम्स लाइक कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है, ये भी कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज करते हैं। ये भी आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। ठीक है, ये एंजाइम्स जो है ना, ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम्स है और ये भी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ही हैं जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं। समझ में आ गया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोडियम कॉम्प्लेक्स, रोडियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होता है PS3P थ्राइस RHCl। याद रखना, इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखना आप लोग। हो सकता है इस फॉर्मूले से भी आपका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, सो PH3P पूरा थ्राइस एंड RHCl, ये होता है रोडियम। ठीक है, इसको हम लोग विलिंगसन कैटलिस्ट बोलते हैं। याद रखना इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग विलिंगसन कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है अपने पास विलिंगसन कैटलिस्ट। समझ में आ गया। यूज्ड फॉर द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, इस्तेमाल क्या होता है इसका? इस्तेमाल होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन में इसका इस्तेमाल होता है विलिंगसन कैटलिस्ट का। समझ में आ गया। आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आर्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं सिल्वर एंड गोल्ड से स्मूथली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे AgCN2 ट्वाइस है, AgCN ट्वाइस माइनस एंड AgCN ट्वाइस माइनस। ठीक है, देन फॉर्म अ सॉल्यूशन ऑफ सिंपल मेटल आयन। वही बात है, इस सबका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है। दैट डेवलप फिल्म्स इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विथ हाइपो सॉल्यूशन। याद रखना, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम लोग फिल्म को डेवलप करते हैं, वॉश करते हैं हाइपो सॉल्यूशन विद डिसॉल्व अनडिकम्पोज्ड EgBr। ठीक है, फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स AgSO3S2O3 ट्वाइस। ठीक है, सो हाइपो सॉल्यूशन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। AgBr का सॉल्यूशन लेते हैं, अनडिकम्पोज्ड AgBr। देयर इज अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन यूज ऑफ चिलिएट थेरेपी। चिलिएट थेरेपी आजकल चलने लगा है। ठीक है, इन मेडिकल केमिस्ट्री एन एग्जांपल ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द टॉक्सिक प्रोपोर्शन इन द प्लांट एंड एनिमल सिस्टम। Thus, एक्सिस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव बाय चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, जो एक्सिस कॉपर एंड आयरन है ना, उसको हम लोग रिमूव करते हैं बाय चिलेटिंग लिगेंड यूजिंग चिलेट थेरेपी। ठीक है, जैसे कि आपका डी पेनिसिलामाइन एंड डेस फेरीऑक्साइम बी। ठीक है, सो डी पेनिसिलामाइन एंड डेस फेरीऑक्साइम बी वाया फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये सब चिलेटिंग लिगेंड ही आपके। EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। EDTA जो है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं लीड पॉइजनिंग में। ठीक है, लीड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट के लिए। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। ऑब्वियसली सिस्प्लेटिन, जिससे मैंने आपको बताया था, ये एंटी कैंसरस होता है। ये ट्यूमर को इनहिबिट करता है, यानी कि कैंसर को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। ठीक है, चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी यदि आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सभी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।